हे एवरीवन, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाय आशीष, हाय दिनेश, हाय विनय। चलो बढ़िया। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, आप सभी को और आप सभी की फैमिली को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से नए साल की काफ़ी सारी बधाइयाँ। ठीक है, तो नए साल के अंदर सबसे पहले तो रेजोल्यूशन बता दो, क्या क्या करना है, क्या क्या फोड़ना है आप सभी को। ठीक है, क्या क्या किस किसने रेजोल्यूशन लिया है। जॉब, अमन वर्मा ने कहा जॉब बढ़िया। प्लेसमेंट फोड़नी है, चलो बढ़िया है, बढ़िया प्लेसमेंट फोड़ेंगे अपन मिलकर। विनेश, अपना खुद का स्टार्टअप, नाइस। जो चीज हम सीख रहे हैं ना, जितनी डेवलपमेंट हम सीख रहे हैं, उसके बाद आप अपना खुद का स्टार्टअप वगैरह भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो सारे टूल्स होंगे जिसकी हेल्प से आप अपना फ्रंट एंड बैक एंड सिस्टम अपना डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, बैक एंड में जॉब लगानी है सुदीप्ता को, चलो बढ़िया है। तो जो पिछला एक हफ्ता था उसके अंदर आई एम होपिंग कि अभी तक सारे सारे लोग अप टू स्पीड आ गए होंगे, राइट। एक हफ्ता दिया गया था जिसकी हेल्प से आप लोग अपना जितना भी नोड जेएस के अंदर अगर कोई बैक रह गया था पीछे, या फिर कोई रिएक्ट के अंदर पीछे रह गया था, तो कवर हो गया होगा। और साथ में हमारे हैकेथॉन के अंदर भी पार्टिसिपेट किया काफी लोगों ने, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए थे, उनमें से 3 चुनने काफी मुश्किल और थे, लेकिन फाइनली हमने 3 चुने। ठीक है, आपको यूट्यूब चैनल पे आना है, बढ़िया कुछ फोड़ो, फिर मेरे को फिर बताना। ठीक है, मैं एक चैनल बना दूंगा यहाँ पे हमारे, जब हमारा इवन कोर्स खत्म भी हो जाएगा तब भी उस चैनल पे आप लोग अपडेट डाल सकते हैं अपने कि हाँ भैया यहाँ लग गया, मैं यहाँ लग गया, राइट। मेरे से कभी कनेक्ट करना हो तो वहाँ पे उस हिसाब से कर सकते हैं फिर। गोल इज टू क्लियर AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन, काफी सही सर्टिफिकेशन है ये, नाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको एक ही चीज पे फोकस करना है, वो ये कि हमें फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाने हैं। ठीक है, हमारे 2 फुल स्टैक एप्लीकेशंस बन रहे होंगे। कुछ लोगों को पता होगा कि पहला होगा हमारा सोशल मीडिया एप्लीकेशन और दूसरा होगा हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन। दोनों ही कुछ कुछ चीजें सिमिलर हैं दोनों में, मतलब कुछ कुछ पार्ट होगा जो दोनों में ओवरलैप कर रहा होगा, और काफी सारा पार्ट ऐसा होगा जो दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है, तो आई कुड गो विद वन प्रोजेक्ट। एक बहुत बड़ा 4 हफ्ते का प्रोजेक्ट हम रख सकते थे, लेकिन उसमें मुझे दिखा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर ही अगर आप काफी दिन तक लगे रहते हो तो मोनोटोनस भी हो जाता है लर्निंग, और साथ में एक ही प्रोजेक्ट के अंदर टनल विजन आते हो। 2 प्रोजेक्ट होते हैं तो आप अलग अलग एंगल से काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो। तो ये 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन। ठीक है, जो हमारा सोशल मीडिया एप्लीकेशन होगा उसके अंदर काफी सारे फीचर्स होंगे, एज इन ऑथेंटिकेशन तो दोनों के अंदर ही होगा। ठीक है, लॉगिन वगैरह की फंक्शनलिटी तो आजकल हर ऐप के अंदर होती है, तो ऑथेंटिकेशन आप कितना सिक्योर से सिक्योर बना सकते हो उसको हम देख रहे होंगे कि आप ऑथेंटिकेशन कर पाओ, ऑथराइजेशन कर पाओ यूजर की, कि यूजर का रोल क्या है, ये सब। उसके बाद मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर हमको स्टोर कर रहे हैं यूजर्स को। उसके बाद यूजर्स शुड बी एबल टू फॉलो अदर यूजर्स। ठीक है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो दूसरे यूजर्स को फॉलो कर पा रहे हैं, दूसरे यूजर्स की पोस्ट देख पा रहे हैं, पोस्ट खुद की क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पा रहे हैं, दूसरों की पोस्ट को लाइक कर पा रहे हैं। तो ये सारी सारी फंक्शनैलिटीज हम दे रहे होंगे। इनमें ही काफी सारी चीजें हम सीख लेंगे कि कैसे आप थोड़ा इंडस्ट्री लेवल के कोड को लिख रहे होते हो। तो अभी हमने जितना भी काम किया है रिएक्ट के अंदर, नोड जेएस के अंदर तो फिर भी हमने एमवीसी आर्किटेक्चर देख लिया, लेकिन रिएक्ट के अंदर अभी हमने काफी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का कोड लिखा नहीं है। ठीक है, अभी हमने बस रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अलग अलग, लेकिन जब एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे उसके अंदर हम फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा जाता है, राइट। कुछ कस्टम हुक्स वगैरह बना के इस तरीके से हम सीख रहे होंगे, अपनी कस्टम सीएसएस खुद की बना के पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो वो कैसे बनता है, वो सारी सारी लर्निंग हो रही होगी अब आने वाले टाइम में। ये सब अभी क्यों बता रहे हो भैया? इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि अब आप तैयारी करके आओ कि हाँ अब हमें जितना था रिएक्ट पढ़ना था, जितना नोड.जेएस पढ़ना था वो हो गया है। अब उनका यूज करके हम फर्दर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे।
ऐसा नहीं है कि रिएक्ट के अंदर अभी सब चीजें सारे कंसेप्ट खत्म हो गए या फिर नोड.जेएस के अंदर सारे कंसेप्ट हमारे हो गए। कंसेप्ट वाइज एज इन जो टॉपिक्स वाइज होते हैं वो चीजें तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन उन टॉपिक्स का यूज करके भी आप कुछ और चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है, और कंसेप्ट और आ रहे होते हैं, वो तब आता है जब आप किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो। तो वो सारे कंसेप्ट हम उनके अंदर देख रहे होंगे धीरे धीरे करके। मोंगोडीबी डेटाबेस की भी एक क्लास होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमारा मोंगोडीबी पूरा खत्म हो गया है, नहीं। अभी हम मोंगोडीबी के कुछ और भी कंसेप्ट देख रहे होंगे जो कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। भैया यूआई विल बी यूज एंड डिजाइन और मटेरियल यूआई। मैं सोच रहा हूँ कि यूआई मैं पूरा का पूरा आपको खुद से बना के दिखाऊं, ठीक है, एज इन कस्टम सीएसएस के साथ पूरा का पूरा। देखते हैं अगर फीजिबल हुआ कि नहीं। तो एक्चुअली मैंने अभी तक ये कोई प्रोजेक्ट खुद से बनाया नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे को पता है पूरा आइडिया कि कहाँ पे क्या बनना है, प्रोजेक्ट काफी सारे बना रखे हैं, लेकिन इन क्लासेस के लिए प्रोजेक्ट्स ऐसा होगा कि मैं साथ ही में बना रहा हूँ आपके ठीक है, हो सकता है मैं बना के आ जाऊँ उसके बाद आप लोगों के साथ चले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि पूरा बना रखा है। तो इससे ये रहेगा कि आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे सोचनी होती है, राइट। अगर मुझे पता होगा कि मैं सीधा मैं बना के आ गया और मेरे को पता है कि मेरे को ये वाली फाइल में यहाँ चेंज करें, यहाँ चेंज करें, यहाँ करना है, तो फिर तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग टाइप का सीन हो जाएगा वो। तो साथ में बैठ के करेंगे, ठीक है। बैकएंड के लिए डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। एंड डिजाइन, यार एंड डिजाइन अगर लगा रहे होंगे तो एंड डिजाइन करते करते सीख जाएंगे हम, ठीक है। मुझे वैसे लगता नहीं कि हम एंड डिजाइन वगैरह बना रहे होंगे इसके अंदर, तो एंड डिजाइन की क्लास ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना नोड जेएस इनफ है, अभी कर लो नोड जेएस, ठीक है, मेरे साथ अभी, और जब प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे ना उनके अंदर भी नोड जेएस होगा। नोड जेएस के अंदर टॉपिक वाइज हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, और इन्हीं टॉपिक्स का यूज कर रहे होंगे हम जब भी कुछ भी नया चीज बना रहे होंगे, नई एपीआई बना रहे होंगे, तो यही सारे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली नई नई चीजें और भी आएंगी थोड़ी थोड़ी, हर हर प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम स्टेट पर डिपेंड करता है ना, कि कभी कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं किसी काम के लिए, कभी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं किसी काम के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट खत्म कर लोगे वैसे वैसे पूरी की पूरी नोड जेएस की नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। टॉपिक वाइज हमने पढ़ लिया। सीएसएस कस्टम करना, ठीक है। या स्नेहा ने पूछा, भैया नॉर्मली कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट हमें मटेरियल यूआई का यूज करना चाहिए या स्क्रैच से डिजाइन करना चाहिए? देखो आपके ऊपर है। आप मटेरियल यूआई का यूज करोगे तो आपकी डेवलपमेंट थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको बटन वगैरह बनाने हैं, बटन में अच्छे अच्छे इफेक्ट डालने हैं, ठीक है, वो रिपल इफेक्ट वगैरह, खुद की सीएसएस बनाने जाओगे तो टाइम लगेगा वो चीज करने में। वहीं पे मटेरियल यूआई यूज किया तो सीधा बटन कंपोनेंट आता है, सीधा यूज कर लिया। टेबल में अगर कोई चीज शो करनी है, कोई डेटा शो करना है, टेबल आती है, सीधा 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 शो कर दिया, राइट, बात समझ रहे हो। तो ये बेनिफिट्स होते हैं। अगर लोडर बनाना है तो लोडर खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, लोडर पहले से बनाया आता है, लोडिंग स्क्रीन स्पिनर जो होता है, बनाया डाल दिया। अगर आपको पॉपअप दिखाना है, मॉडल वगैरह, ये सब चीजें बनी बनाई आती है, ये सीधा डल डल गई आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ फायदे होते हैं इसके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अगर ये कर लोगे तो आपको खुद की सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने मटेरियल वाइज सीखी, मटेरियल वाइज जो आप कंपोनेंट्स को उठा उठा के ला रहे हो, लेकिन वो कंपोनेंट किस तरीके से डिस्प्ले करने हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करें, फ्लैक्स डिस्प्ले वगैरह, मतलब सीएसएस की नॉलेज होनी चाहिए आपको स्टिल, राइट। आपने अगर कंपोनेंट उठा के भी लिया है तो भी वो कंपोनेंट किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर होने हैं, किस तरीके से उनकी लेआउट वगैरह बननी है, उसमें आपकी खुद की नॉलेज लग जाएगी सीएसएस की, ठीक है। और एक लेवल तक ही आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो, उसके बाद आपको आई I मीन mean, जो जितनी उन्होंने फंक्शनलिटी दे रखी है उतनी ही कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप उन कंपोनेंट्स के अंदर। अगर आपको ऐसा कोई ऐप बनाना है जो कि बिल्कुल आपके कस्टम सीएसएस के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो चीज आप उन कंपोनेंट्स के साथ नहीं कर सकते, राइट। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं इसके। तो अलग अलग सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल अपने लिए पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तब तो सिंपल आप ये मटेरियल यूआई कंपोनेंट यूज करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट सिर्फ आपके लिए है और कस्टम बना रहे हो, मतलब आप अपने लिए बना रहे हो। लेकिन कोई कंपनी में कभी आप जाते हो और वो कंपनी अगर क्लाइंट फेसिंग एप्लीकेशन पे काम कर रही है जिसमें क्लाइंट उसको यूज कर रहे होंगे, तो वो अपनी खुद की कुछ कस्टम स्टाइलिंग चाहते होंगे, ठीक है। हो सकता है वो स्टाइलिंग उनकी मैच कर जाए मटेरियल यूआई के साथ, अगर नहीं कर रही तो खुद की सीएसएस बनाएंगे वो, राइट, खुद के बटन वगैरह खुद की सब कुछ बनाएंगे फिर वो। और अगर वो बना रहे हैं अपने इंटरनल डैशबोर्ड बना रहे हैं, इंटरनल एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ ऐसा बना रहे हैं वो जो कि सिर्फ वो खुद ही यूज करेंगे, बाहर क्लाइंट यूज नहीं करेंगे, तब हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बनाए जो कि पूरा का पूरा इन लाइब्रेरीज के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि जब खुद का बना रहे हैं, जो इंटरनल यूज के लिए बना रहे हैं डैशबोर्ड, उसमें स्टाइलिंग की जरूरत तो इतनी होती नहीं है, राइट। तो मुझे याद है कि हम जब अर्बन क्लैप में थे तो वहां पर जो हमारे डैशबोर्ड होते थे वो पूरे के पूरे एंड डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर बना रखे थे हमने, ठीक है।
सब जगह एंड डिजाइन लाइब्रेरी के कंपोनेंट्स वगैरह यूज हो रखे थे, क्योंकि वो डैशबोर्ड थे, इंटरनल डैशबोर्ड अपने काम के लिए होते हैं। लेकिन जो क्लाइंट फेसिंग वेबसाइट है वहां पे पूरी की पूरी खुद की सीएसएस है, तो वहां पर ये लाइब्रेरीज वगैरह यूज नहीं करते हम, वहां पर सारी की सारी सीएसएस खुद लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस मेक्स सेंस। भैया रिडक्स अप्लाई नहीं हो पा रहा, टेंशन मत लो, रिडक्स अभी हम और देखेंगे। वैसे रिडक्स की यार 2 क्लासेस हो गई हैं, तब तो हो जाना चाहिए अब अप्लाई। अगर कोई एरर आता है तो आप पूछा करो यहाँ पे डिस्कॉर्ड के अंदर कि ये एरर आ रहा है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने तो बना लिया है, चल रहा है मस्त। तो अगर नहीं चल रहा है तो कुछ जो भी एरर आ रहा है वो पता मतलब भेजा करो, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया उस हिसाब से बनाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। कोई आउटडेटेड इतनी जल्दी आउटडेट नहीं होता। अभी अभी पढ़ा है हमने रिडक्स, तो जो क्लास में है वो चलना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा आपका। तो जो भी दिक्कत आ रही है वो पूछा करो, ठीक है। मोंगोडीबी को फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करें? मोंगोडीबी को फ्रंट एंड से हम डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करेंगे, मोंगोडीबी हमारा बैक एंड से बात करेगा। तो आज मैं सिंपल ऐसे ही आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ क्लासेस वगैरह खोल के नहीं बैठ रहे यहाँ पे कि हम ये क्लासेस पढ़ लेते हैं। आपके जो जो डाउट्स आते जाने वो मेरे से पूछते जाओ और हम बस बातें करते हैं, ठीक है। आज बहुत लाइट रखने का मैं ट्राई करता हूँ सेशन को, कल से अपन फुल थ्रॉटल इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भैया मैंने रिएक्ट खत्म किया है, नोड जेएस पेंडिंग है अभी, ठीक है। तो नोड जेएस खत्म करने का ट्राई करो यार, ठीक है। एक क्लास आज देख लेना, एक क्लास हो सकता है परसों देख ली, ठीक है। कल तो हमारी क्लास करो, परसों देख ली नोड जेएस की क्लास। इस तरीके से जिन जिन दिन में गैप मिल रहा है उन दिन में नोड जेएस की क्लासेस को भी खत्म करने का ट्राई कर लो, ये हो सकता है। फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए मोंगोडीबी को हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, मोंगोडीबी हमारा नोड जेएस के बैकएंड से बात करेगा, एंड देन वो बैकएंड की एपीआई का यूज, जो बैकएंड की एपीआई हमने बनाई थी ना, याद आ रहा होगा आपको, हमने लॉगिन की एपीआई बनाई थी, ये सब चीजें। तो वो एपीआई का यूज कर रहे होंगे हम अपने फ्रंट एंड के अंदर, विच इज रिएक्ट। और एक और चीज, रिएक्ट के अंदर फ्रंट एंड के अंदर हम यूज कर रहे होंगे एक लाइब्रेरी का, विच इज एन ऑसम लाइब्रेरी कॉल्ड एक्सियोस टू फैच एपीआईज। इससे पहले हम फैच यूज कर रहे थे रिएक्ट के अंदर, लेकिन फैच के अंदर काफी सारी चीजें बहुत मुश्किल आती हैं जो हम यूज कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम एक्सियोस यूज करेंगे। एक्सियोस इज सिमिलर टू फैच, लेकिन कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज वो और एक्स्ट्रा दे रहा होता है, तो ज्यादा कुछ लर्निंग कर्व नहीं है उसके अंदर, तुरंत सीख जाएंगे बनाते बनाते ही। एपीआई से कनेक्ट होता है, हाँ दिनेश सिंह बिश्न से बताया। तो ऐड कर रहा हूँ तो हाँ भैया मोंगोडीबी से कनेक्ट हो गया, लेकिन जब यूजर ऐड करता हूँ तो एरर आ रहा है। जो भी एरर आ रहा है वो भेजा करो, क्योंकि कंसोल लॉग में पूरा पता चल जाता है कि ये एरर है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं ना एरर आने के, तो मोंगोडीबी से कनेक्ट हो गया बहुत अच्छी बात है, आपका सर्वर कनेक्ट हो गया डेटाबेस से। लेकिन उसके बाद एरर किस लिए आ रहा है? हो सकता है आपने सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर दी हो जब आप यूजर ऐड करने का ट्राई कर रहे हो, राइट। मल्टीपल टाइप की चीजें हो सकती है, तो जो एरर आता है उसको कॉपी पेस्ट तो करो, एक बार भेजो तो यहाँ पे, ठीक है। या फिर गूगल सर्च कर लो, सिंपल पता चल जाएगा आपको क्या एरर आया है, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, बता दिया मैंने। एक मेरे रिएक्ट में अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला, 1 मंथ हो गया। क्या सोल्यूशन क्वेश्चन है, पूछो भाई। वो क्वेश्चन यहाँ डाल देगा रिएक्ट उसके ऊपर अपने डाउट सेशन के डाउट्स के अंदर, ठीक है। पिंग करता रहा करो कि भाई बता दो कोई ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने ऑफिशियल कुछ टीचिंग असिस्टेंट वगैरह बिठा रखे हैं यहाँ पे। हाउ मेनी टोटल सबमिशन डिड यू गेट फॉर द हैकाथन? आई थिंक वी गॉट अराउंड 35 सबमिशंस, ऐसा 35 सबमिशंस थे। और उनमें से 4-5 सबमिशन तो ऐसे थे जो कि मतलब कंसिडर करने लायक नहीं थे, जैसे कि उन्होंने कुछ और ही भेज दिया था, ठीक है। पोर्टफोलियो भेजना था तो उन्होंने कुछ और ही भेज दिया, तो वो तो डिस्क्वालीफाई सीधा। लेकिन जो बाकी बचे हुए 30 थे वो थे जेन्युइन हमारे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। हम हाँ अभी रखेंगे फ्यूचर में हैकाथॉन्स। अरे हाँ एक हैकाथॉन्स और एक और चीज़ याद आई अभी, हाँ फ्यूचर में हमारे और हैकाथॉन्स होंगे। अभी हम जैसे जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट भी कर रहे होंगे, तो इसी के बीच में मैं दे दूंगा आपको एक पूरा का पूरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो एक बार एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाने दो, उसके बाद में दे दूंगा आपको। तो उसमें भी 1 हफ्ते का टाइम दे देंगे, सो दैट आप फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सको आराम से। हाँ एक चीज कह रहा था मैं कि एक हमारे पास सबमिशन और आया था मोनिका शर्मा का, और वो टॉप 3 में आ जाती, ठीक है। बट उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने मेरे को डेमो तो भेज दिया था बढ़िया सा, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था वो
जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट लिंक भेजा था वो काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए मैंने आई थिंक बहुत पहले ही उनको बोल दिया था कि ये डिप्लॉयमेंट लिंक काम नहीं कर रहा है, आई मीन 6-7 दिन पहले ही, बट उनका रिप्लाई नहीं आया था। तो इसी वजह से, टेक्निकलिटी की वजह से वो आए नहीं टॉप 3 के अंदर। तो जस्ट वांटेड टू मेंशन हियर कि उन्होंने भी बहुत अच्छा एक बनाया था अपना एप्लीकेशन, ठीक है। वॉइस में ले लो, लेंगे, ठीक है, एंड में आना, पहले थोड़ी ऐसी बातें कर लेते हैं। बैकएंड में कितना मिनिमम पैकेज मिल सकता है? मिनिमम पैकेज की बात कर रहे हैं आप? um, यार मिनिमम तो आजकल लोग बहुत कम भी दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर की तरह जुड़ रहे हो तो कंपनीज लाइक जो थोड़ी सी सर्विस बेस्ड टाइप की कंपनीज होती हैं, जो डायरेक्टली डेवलपर्स हायर कर रहे होते हैं, जावा डेवलपर्स टाइप या फिर बैकएंड डेवलपर्स टाइप, वो 5-6 लाख का पैकेज दे रही होती है आपको। जो स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स होते हैं वो आपको 9-10 लाख का दे रहे होते हैं पैकेज। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 9-10 लाख उनको दे रहे होते हैं जिनका टीयर 3 कॉलेज होता है। जिनका टीयर 1 कॉलेज होता है उनको वो 12 से 14-15 लाख दे रहे होते हैं, स्मॉल स्केल स्टार्टअप जो होते हैं। और जो फिर कंपनीज होती हैं जो यूनिकॉर्न बन रखी होती हैं, वो फिर वही टीयर 3 को 14-15 दे रही होती हैं, टीयर 1 को 18-19 दे रही होती हैं, इस तरीके से। एंड देन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो और ज्यादा दे रही होती हैं, ठीक है, बैक एंड डेवलपर्स को। तो आई मीन अगर हम बात करें अमेजोन वगैरह की, तो फ्रेशर्स को 30 के करीब देना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन उसके अंदर वो फिर ऐसा रखते हैं कि बेस कंपोनेंट काफी कम करती हैं उसका, और अपना स्टॉक्स का कंपोनेंट ज्यादा रखती हैं वो, ईसॉप्स का, ठीक है। तो देखना चाहिए आपको कि आप जब भी ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये मुझे क्या मिल रहा है इसके अंदर, मुझे बेस कितना दिया जा रहा है इसके अंदर, कितना मुझे स्टॉक्स दिया जा रहा है इसके अंदर। सपोज करो 30 लाख का आपको बोला उन्होंने पैकेज आपका, आप हो गए खुश कि चलो भाई बढ़िया 30 लाख मिल गए मुझे, 30 लाख डिवाइड बाय 12, मजे आ गए, 2.5 लाख हो गए। ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको देखना होगा उसके अंदर कि उस 30 लाख के अंदर हो सकता है कि सिर्फ 14 लाख का उन्होंने बोला है आपको बेस होगा, बाकी जो बचा हुआ कंपोनेंट है विच इज 16 लाख, वो आपको हम 4 साल के पीरियड में स्टॉक्स देंगे, ठीक है। 4 साल के पीरियड में वो स्टॉक्स वेस्ट हो रहे होंगे। तो इसकी साइंस समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये मुझे कॉलेज में नहीं पढ़ा था, क्योंकि कॉलेज में बताया नहीं था किसी ने इतना, ठीक है। एक बार मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन में, दिखाता हूँ आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। स्टार्ट अ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो सपोज करो आपको 30 लाख का लगा पैकेज, ठीक है। उस 30 लाख के अंदर आपको 14 लाख का उन्होंने बोल दिया बेस है, और इसके अंदर बाकी 16 लाख जो है वो ईसॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होते हैं ये। तो कंपनी बेसिकली अपना कुछ स्टॉक्स दे रही होती है एम्प्लॉयज को, ठीक है। और ये फिर वो बोलेंगे ये 4 साल के अंदर वेस्ट हो रहे हैं, 4 ईयर्स के अंदर। 4 ईयर्स के अंदर वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये 16 लाख रुपए तुरंत नहीं मिल जाएंगे ज्वाइन करते के साथ ही। इन्होंने कुछ रूल बना रखा होगा कि पहले साल के एंड में आपको हम इसके अंदर से 20% दे देंगे, एक साल जैसे खत्म करोगे। दूसरे साल के अंदर हम आपको वापिस 20% दे देंगे। तीसरे साल के अंदर हो सकता है हम आपको 30% दे दें, और चौथे साल के एंड में हम हमको दोबारा से 30% दे दें। तो ये इस तरीके से ये स्टॉक आपके होते हैं। उसके बाद फिर अगर आप कंपनी को छोड़ भी देते हो, तो भी ये जो 16 लाख के स्टॉक्स हैं ये आपकी कंपनी के अंदर पड़े ही रहेंगे, राइट। तो कंपनी के स्टॉक्स कभी ऊपर नीचे जाते हैं, तो आपकी मर्जी है आपको कब स्टॉक बेचने हैं, ठीक है, कि ये मुझे कब बेचना है। तो 16 लाख के स्टॉक आपके हो गए अगर 4 साल तक रुके हुए आप कंपनी में। अगर आप कंपनी से पहले साल के बाद ही बाहर निकल गए, तो आपके पास सिर्फ 3.2 लाख के स्टॉक है, क्योंकि 20% है, राइट। तो इस तरीके से आपको वो स्टॉक दे रही होती है। उसके बाद ये जो 14 लाख आपको बेस मिल रहा है, ये 14 लाख आपको पूरा का पूरा मिल रहा होता है इन हैंड, इसे हम कहते हैं इन हैंड, ठीक है। अब इस इन हैंड के अंदर भी ये कंपोनेंट डिवाइड कर देते हैं, सो दैट आपके टैक्स की सेविंग हो सके, ठीक है। वो तो आपके भले के लिए ही करते हैं कि इतना आपका बेसिक सैलरी होगी, इतना आपका एचआरए होगा, जिससे कि आप अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर अपना टैक्स को सेव कर सको। तो ये तो अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, ये समझ सकते हो आप, ये 14 लाख डिवाइड बाय 12 ये आपको यूजुअली मिल जाते हैं, क्योंकि वो फिर वो अपना टीडीएस भी काटते हैं, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस लेस करके आता है।
कंपनी टैक्स काट लेती है अपना जितना भी उसको काटना होता है, और उसके बाद आपको फिर वो देती है, आपके टैक्स के ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स कट जाता है। आपकी 14 लाख है, उसमें से बेस वगैरह मतलब HRA वगैरह आप क्लेम करते हो कि हाँ ठीक है मैं इतना रेंट वगैरह फिल कर रहा हूँ, तो रेंट की रिसीट वगैरह आप देते रहोगे अपनी कंपनी को, तो कंपनी उस हिसाब से रेंट वगैरह माइनस वगैरह करके जितना भी रेंट के अंदर परसेंटेज माइनस होता है और भी जो भी आपके खर्चे होते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर दिखा के उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है उस पर जितना टैक्स लगना होता है वो कंपनी ही कैलकुलेट करती है कि कितना टैक्स डिडक्ट करना है आपका, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। उसके बाद आपको सैलरी मिलती है, सपोज करो 1 लाख आपको पर मंथ मिल रहा है, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको जरूर देखना होता है कभी भी कंपनी ज्वाइन करते टाइम कि मुझे किसी भी कंपनी के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं उसमें आप मुझे बेस कितना दे रहे हो और ईसॉप कितना दे रहे हो। ठीक है, खुश नहीं हो जाना पहले कि भैया मेरे को तो मजा आ गया, 30 लाख का पैकेज लग गया मेरा। ठीक है, या कंपनी में इंग्लिश बोलना आना चाहिए। हाँ देखो कुछ कुछ कंपनीज के अंदर पूरे टाइम इंग्लिश में बात करते हैं वो, राइट, कि क्योंकि उसके अंदर हो सकता है आपकी टीम के अंदर बाहर के लोग भी हों, या फिर आपको बाहर की टीम से बात करनी होती हो, तो उस केस में तो हिंदी में आप बात करोगे। टीम की मीटिंग भी तो होती है, उनके अंदर हिंदी में बात करोगे तो बात ही नहीं हो पाएगी कुछ। तो फिर वो आपको इंटरव्यू लेते टाइम भी उसी बेसिस पर जज कर रहे होंगे कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं, आप एटलीस्ट कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं। कोई बंदा अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा तो फिर उसको फिर लेने का कोई फायदा नहीं है ना। तो आपके पास सपोज करो बहुत बढ़िया एक आइडिया है लेकिन आप उस दूसरे बंदे को कुछ बता ही नहीं पा रहे, ये आइडिया कन्वे नहीं हो पा रहा, तो फिर आपका फिर कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। क्योंकि आपकी टीम के अंदर अलग अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे नॉर्मल छोटे मोटे स्टार्टअप में हो या फिर स्मॉल स्केल स्टार्टअप में हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि वहां पे आपके नेटिव लोग ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप हिंदी हिंदी में बात करके निकल लेते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी बड़ी है जहाँ पे वो बाहर की टीम से भी बात कर रही होती है, यूएस की टीम से बात कर रही है, ठीक है, यहाँ वहाँ की कंट्रीज की टीम से बात कर रही है, तो वहां पर तो रिक्वायरमेंट होगी भाई। बेंगलोर और पुणे में बैकएंड का स्कोप है। ये सिटी वाइज बैकएंड स्कोप क्या होता है? हर जगह बैकएंड का स्कोप है भाई, ऐसी बात नहीं है। टू माई मैसेज भी रिप्लाई में आफ्टर सीएसएस नहीं लूँ क्या क्लास, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, साक्षी तिवारी ने कहा कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। अरे जब देखूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, ऐसी बात नहीं। आफ्टर सीएसएस मैं आफ्टर सीएसएस नहीं ली हूँ क्लास, कुछ नहीं समझ आ पा रहा प्लीज। क्या नहीं लिया आफ्टर सी प्लस प्लस आपने क्या नहीं लिया? मैं आफ्टर सी प्लस प्लस ली हूँ, मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा आपका। बेस में बोनस इंक्लूड होता है? बेस के अंदर बोनस इंक्लूड होता है? नहीं, बेस के अंदर बोनस इंक्लूड नहीं होता, कई बार वो अलग भी देते हैं आपको बोनस, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, कंपनी कई बार बोल देगी कि जो बोनस है आपको जो दे रहे हैं वो हम आपको ज्वाइनिंग बोनस की तरह दे रहे हैं, तो वो तुरंत ज्वाइन करते टाइम दे देंगे। सपोज करो 2 लाख बोल दिया उन्होंने, हाँ तो ये भी एक एक बहुत सतर्क रहने वाली बात है। ठीक है, थोड़ा बच के रहना है यहाँ भी। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो सपोज करो कंपनी ने बोल दिया कि हम आपको ना 16 लाख का तो ईसॉप दे रहे हैं, बाकी 14 लाख आपको दे रहे हैं। अब वो 14 लाख कैसे दे रहे हैं, ठीक है, देखना जरूरी है। अगर उन्होंने बोला 14 लाख बेस है तब तो बढ़िया है, एक सेकेंड। लेकिन अगर वो 14 लाख जो पैसा है वो डिवाइडेड है आपका बेस के अंदर प्लस इसके अंदर बोनस के अंदर, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो बेस प्लस बोनस में अगर डिवाइड है, तो सपोज करो उन्होंने बोल दिया कि 2 लाख का तो आपका बोनस होगा और बाकी 12 लाख आपको हम बेच दे देंगे। प्रॉब्लम क्या है भैया, हमको तो 14 लाख मिल रहे हैं, 14 लाख आपको सिर्फ पहले साल के मिल रहे हैं, फिर दूसरे साल से फिर आपको सिर्फ बेस दिया जाएगा, और जो इंक्रीमेंट भी होंगे आपके उस बेस के ऊपर इंक्रीमेंट होंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट भी सारे सारे बेस के ऊपर होंगे फिर। तो ये थोड़ा बच के रहना है कि बेस बढ़ा दो, भले ही आप बोल सकते हो कि बोनस मत दो लेकिन बेस बढ़ा दो। ठीक है, वैसे वो दे के मानेंगे आपको, कंपनीज का होता है ये पॉलिसी की बेस कम से कम तो इस बंदे को बोनस कॉम्पोनेंट भी दे दो थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद इंक्रीमेंट उनको बेस पे करना होता है। अगर सपोज करो 30% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो बेस पे इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। अगर उन्होंने 2 लाख बोनस बाहर निकाले तो बोनस के ऊपर इंक्रीमेंट नहीं होगा, और बोनस सिर्फ 1 साल देना होता है, पहले साल अगर ज्वाइनिंग बोनस की तरह दे रहे हैं तो। कई बार ये बोनस जो है वो पहले ही मिल जाता है आपको, पहली पहली सैलरी में ही। कई बार ये जो बोनस होता है आपको 12 इंस्टॉलमेंट से मिल रहा होता है, मतलब पूरे साल भर डिवाइड होकर मिलता है। ठीक है, कई बार साल के एंड में देते हैं आपको, जिससे कि आप 1 साल तक तो एटलीस्ट रिटेन रहो उस कंपनी के अंदर बोनस के चक्कर में।
तो अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसी होती है। ये सारी की सारी बातें एचआर से करनी होती है, ठीक है। एचआर से बात करनी होती है। जैसे ही आपको ऑफर आता है तो ऑफर जैसे आपको आया कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उसके बाद एचआर सीधा आपको कॉल करेगी। एचआर आपसे पूछेगी कि आपके पास प्रीवियसली कहीं और ऑफर है कि नहीं है। अगर आपके पास प्रीवियसली कहीं और ऑफर होंगे तो आपके ऑफर को मैच करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आ रखा है ऑलरेडी, तो फिर आपसे वो मांगेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर कि एक बार ऑफर लेटर भेजो हमें, क्या भेजा दिया उन्होंने, जिससे कि आपको मैच करने का ट्राई करें। आपके पास अगर ऑफर लेटर है, मैच करने का ट्राई करेंगे तो वो ज्यादा भी दे सकते हैं आपको। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर नहीं है तो फिर वो आपको फिर कम कम पे आपको लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एक चीज जो आप उनसे उस टाइम पूछ सकते हो जब वो बोले कि आप की एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, तो व्हाट यू कैन आस्क देम इज आप SD1 को अगर मेरे बैकग्राउंड से है तो आप उसको कितना ब्रैकेट में पैसे दे रहे होते हो। यू कैन आस्क देम डायरेक्टली। कुछ एचआरस होते हैं जो कि बता दें, कुछ एचआरस होते हैं शायद ना बताएं, ठीक है, कि आप ब्रैकेट बता दो मेरे को। उसके बाद फिर आप यहाँ वाला डिमांड कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर जो हायर पार्ट होगा। वो बोल देंगे कि देखो हम 18 से 22 के बीच में देते हैं, तो आप बोलोगे मैं 22 में आऊंगा। ऑब्वियसली नेगोशिएशन होगी आपके साथ, हो सकता है कि वो ना माने तो आपको फिर कम पे आना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और भी जो आप कर सकते हो वो ये कि उस कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी SD1 SD2 जो भी लोग हैं उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मे बी लिंक्डइन वगैरह के ऊपर। वैसे तो मना किया होता है कंपनीज में बताने के लिए, लेकिन अगर आपसे बात अच्छी हो गई उनकी तो बता भी सकते हैं वो, ठीक है। तो चांस लेने में क्या जाता है। तो आपको पता लग गया कि ठीक है ये इतना तक पे कर देते हैं, तो आप फिर डायरेक्टली उनसे उतना बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आपका बैकग्राउंड कितना क्या है, बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप Tier 1 कॉलेज के हो और Tier 1 के कॉलेज के बच्चों को इतना दे रखा है किसी टीम के अंदर SD1 को, तो आप बोल सकते हो कि मुझे इतना चाहिए, तो हाई चांसेस है मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। दीपक कुमार ने पूछा भैया बैकएंड रोल में सिर्फ API में काम होता है या फिर कुछ और भी होता है। बैकएंड रोल के अंदर अलग अलग काम होता है, लेकिन हाँ मेन काम तो आपका API बनाना ही होता है, लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे काम होते हैं। जैसे कि अब कंपनी पे डिपेंड करता है वैसे तो। जैसे कुछ कंपनीज के अंदर होता है डेवऑप्स वाला जो काम होता है ना, एज इन जो सर्वर मेंटेन करने का काम होता है कि इस सर्वर के अंदर कितने लोड बैलेंसर होंगे, इस सर्वर के अंदर जो भी लॉग्स आ रहे हैं, क्लाउड वॉच वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब की सब आपको ही मेंटेन करनी है। तो आपके पास काम अब ज्यादा हो गया, अब आपको कोड भी करना है, साथ में आपको डिप्लॉयमेंट को भी चेक करते रहना पूरे टाइम कि मेरी डिप्लॉयमेंट ठीक है कि नहीं है, और साथ में जो भी दिक्कतें आ रही है वो सब तो ठीक करनी पड़ेंगी आपको। लेकिन कितने सर्वर्स लगाने हैं, कितने लोड बैलेंसर लगाने हैं, ये सब की टेंशन भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि डेवऑप्स का काम भी आप ही देख रहे हो। कुछ कंपनीज होंगी जो कि बोलेंगी नहीं, डेवऑप्स का काम के लिए हमारे पास डेवऑप्स की टीम ऑलरेडी बैठी हुई है जो कि ये सारा सारा काम संभालेगी, आपका काम है सिर्फ कोड करना और डिप्लॉय करना, अपने एंड से बस डिप्लॉय कर दो। तो आपका काम क्या क्या होगा अब उस कंपनी के अंदर कि आप API तो बनाओगे ही बनाओगे, उसके बाद आप मेंटेन भी करोगे अपने कोड को। मेंटेन करने का मतलब क्या है कि आप पूरे टाइम चेक करोगे कि आपका कोड फट तो नहीं रहा, राइट। आप अपने लॉग्स के अंदर जाके चेक करते हो। तो अभी हम API बनाएंगे ना, तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हम लॉग्स डाल सकते हैं अपनी API के अंदर, ठीक है। उसके लिए कुछ मिडल वेयर्स डालते हैं। तो लॉग्स में जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, किसी किसी अगर एंड पॉइंट पे दिक्कत आ रही है तो किसी किसी एंड पॉइंट पे अगर इशू आ रहे हैं तो वो आपको ठीक करना है, देन मेंटेन करने के बाद उस API को वापस आपको ठीक करके वापस पुश करना होगा। इसके अलावा कुछ और काम भी होते हैं। वैसे मेन काम तो मैंने बताया ना आपको, बैकएंड बनाना ही होता है, API बनाना होता है। लेकिन API के अंदर आपको डेटाबेस भी तो स्कीमा डिजाइन करना होता है ना, डेटाबेस डिजाइन, क्या बेस्ट तरीका है डेटाबेस को डिजाइन करने का, वो सब आपको सोचना होता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट आपको लिखने होते हैं, टेक डॉक। टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखने का मतलब कि अगर आप एक फीचर बना रहे हो, सपोज करो आप ऑथेंटिकेशन का फीचर बना रहे हो उस कंपनी के अंदर, तो पूरा का पूरा आप बताओगे कि हमने ये फीचर बनाया है, इस फीचर के अंदर हम ये हमारा इनपुट पैरामीटर्स रहेंगे, ये हमारे आउटपुट होंगे, डेटाबेस इस तरीके से बनेगा, राइट। डेटाबेस का स्कीमा हमने ये सोचा, इसके अंदर ये हमारे एपीआई होंगी, इस तरीके से। तो जिससे कि कोई अगर नया बंदा भी आता है तो वो सीधा आपका इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकता है। टैग डॉक लिखने का भी काम आपका होता है, और साथ में आपका काम होता है अपने PMs के साथ, जो भी मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उनके साथ आपको बात करनी होती है पूरे टाइम कि मैट्रिक्स क्या रखे हैं, एज इन कितने हमारे फीचर्स पे काम हो रहे हैं,
क्या लॉग्स हैं, इस तरीके से। तो ये सारी सारी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा मेन काम होता है वो आपका एपीआई बनाने का ही होता है। भैया इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम करें या वर्क फ्रॉम ऑफिस, कहीं से भी कर लो यार, आजकल तो बहुत ज्यादा मतलब कुछ फर्क पड़ता नहीं है। काफी कंपनीज ने तो लॉकडाउन के बाद बोल दिया कि हमारा तो वर्क फ्रॉम होम ही सबसे बढ़िया मॉडल लग रहा है हमें, तो अब तो हम परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम ही कर देते हैं, मतलब ऑप्शनल रख दिया उन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से करनी है। अगर आपको लेकिन मौका मिल रहा है तो एक बार वर्क फ्रॉम ऑफिस ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है वर्क फ्रॉम ऑफिस के अंदर ना कई बार टाइम वेस्ट होता है आपका आने जाने में। जितना आपको वहां से लर्निंग मिलती है वो उसको ओवर कंपनसेट नहीं कर पाती टाइम वेस्टेज को। तो मे बी हाइब्रिड कर सकते हो, अगर आपको मिल रहा है चांस की हाइब्रिड कर सकते हैं क्या, तो मे बी 2 दिन चले गए 4 दिन नहीं गए, इस तरीके से आप रख सकते हो। रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होता क्या करें, रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे डालो यार, ठीक है, और रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होते हैं। मैंने बहुत तो मैं एक बार लगवाने का ट्राई कर रहा था अपने एक फ्रेंड की, तो उनका रेज्यूमे बनाया हमने काफी अच्छा मिलके, और उसके बाद हम उनको उस रेज्यूमे को भेज रहे हैं अलग अलग जगहों पर। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना बड़ा मुश्किल था, मुझे तब दिखा। मेरा रेज्यूमे हो जाता था शॉर्टलिस्ट, क्योंकि एक तो टीयर 1 कॉलेज है, तो टीयर 1 कॉलेज के तुरंत मतलब कॉलेज का थप्पा लगा हुआ उसके अंदर, ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्ट्स वगैरह डाल रखे हैं आपने। अब टीयर 1 कॉलेज भी नहीं है, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट्स भी नहीं बना रखे अच्छे, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है उसके अंदर। तो करना क्या होता है फिर कि पैरेलल में प्रोजेक्ट्स भी बनाने होते हैं। फिर उन्होंने हमने हमने ये फिगर आउट किया, हमें मतलब बात बात करी काफी सारे रिक्रूटर्स वगैरह से, तो एक ही फीडबैक हर जगह से आ रहा था कि आपके रेज्यूमे के अंदर कुछ है नहीं, प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है कुछ भी। तो प्रोजेक्ट्स डाले, प्रोजेक्ट्स सिखाए कि प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे, प्रोजेक्ट सीखे, 1-2 महीने का टाइम लिया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स डाले, और उसके बाद फिर वो रेज्यूमे धीरे धीरे करके शॉर्टलिस्ट होना स्टार्ट हुआ। जो पहले जिस कंपनी में नहीं हो रहा था उस कंपनी में शॉर्टलिस्ट होना स्टार्ट हुआ, फिर तीसरे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट के अंदर ही ऑफर मिल गया फिर एक कंपनी में। मतलब ऑब्वियसली इंटरव्यू भी दिया था, इंटरव्यू की तैयारी तो पहले से ही चल रही थी उनकी। तो ऐसे होता है काम, आपको प्रोजेक्ट्स डालने होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो कि उस रिक्रूटर को दिखे कि हाँ ये इसने करा हुआ है काम पहले, तो ये हमारी कंपनी के अंदर भी ये काम कर लेगा आराम से, राइट। या फिर और भी काफी सारी चीजें शो करते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि ये शो कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी शो करते हैं कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये बंदा पैशनेट है कोडिंग को लेके, इसको करनी है एक्चुअल में, इसने टाइम वेस्ट नहीं किया कॉलेज के अंदर, सीरियसनेस दिखती है, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपकी सिर्फ प्रोजेक्ट से ही शोकेस हो जाती हैं। मुझे याद है जब हम शॉर्टलिस्ट किया करते थे अर्बन क्लैब के अंदर, तो हम HD3 भी जो होते थे उनके गिटहब प्रोफाइल के अंदर घुस जाते थे, पूरा पूरा गिटहब प्रोफाइल के अंदर घुस के मैनेजर हमारी कोड भी देखती थी, किस तरीके का कोड लिखा हुआ है इसमें उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि HD3 को जब हायर करना होता है तो थोड़ा सा फिर वो टफ काम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे इतना जल्दी स्विच नहीं कर सकते, उनको काफी सारी एक्सेस देनी होती है। SD1 के केस में तो इतना रिग्रेस नहीं होता है, लेकिन इवन SD1 के केस में भी प्रोजेक्ट्स तो देखे जाते ही हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया है, और अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है तो एटलीस्ट आपके DSA के अंदर, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर आपकी रैंकिंग अच्छी हो रखी हो, आपके पास इंटर्नशिप्स आपने दिखा रखी हो किसी कंपनी के अंदर, आपने हैकाथॉन्स दिखा रखे हो कि इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, जीता था। ये सारी सारी चीजें शो करती हैं कि हाँ इसने कुछ किया है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये चीजें नहीं डालोगे तब तक रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, बस। पार्थ ने कहा BCA के बाद MCA करें या डेवलपमेंट में जॉब मिले तो एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। देखो मैं तो कहूंगा कि BCA के बाद अगर जॉब मिल रही है ना तो सीधा जॉब करो, MCA करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MCA करने के बाद ही आप वही जॉब कर रहे होगे जो BCA करने के बाद कर रहे थे। आप देखोगे कंपनी के अंदर 2 साल बाद कोई MCA वाला बंदा आएगा, वो भी उसी पोस्ट पर उसी जगह पर खड़ा होगा, ठीक है। तो साथ में आपको फायदा क्या हुआ कि अब आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया है, तो अब आप दूसरी कंपनी में भी स्विच कर सकते हो 1 साल बाद 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल की तो होती है MCA कम से कम। तो मैं कहूंगा कि MCA में मतलब जॉब के लिए ट्राई करते रहो, ठीक है। जॉब मिल जाए, कुछ टाइम दे दो अपने आप को, ठीक है, 5-6 महीने, इवन 1 साल भी दे सकते हो कि 1 साल तक ट्राई किया हमने जॉब का पूरा पूरा एक्सपीरियंस वगैरह गेन करके, जॉब नहीं मिल रही है तब उसके बाद आप MCA में भी लग सकते हो, क्योंकि MCA के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ कंपनीज होते हैं बोलते हैं हम BCA के बाद लेंगे ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ट्राई तो एटलीस्ट करना चाहिए। या फिर अगर आप इवन MCA करने के लिए चूज कर लेते हो ना कि मुझे 1 साल ड्रॉप नहीं करना भैया, मुझे सीधा MCA करना है, तो MCA कर लो, लेकिन पैरेलल में ना जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो, तो MCA के लिए पढ़ते भी रहो और साथ में BCA वाले रेज्यूमे को लेके जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहो, ठीक है। और जैसे ही लग जाए तुरंत छोड़ दो फिर MCA बीच में।
फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिस काम के लिए कर रहे थे एमसीए वो चीज तो हो गई वहां पर। भैया फ्रंट एंड कोई फीचर नहीं है क्या? सबका फ्यूचर है यार, सारी चीजों पे काम होता है आजकल, फ्रंट एंड पे भी बैक एंड पे भी। अगर किसी को रिएक्ट आती है तो मैं रिएक्ट वाले अगर मेरे को रिएक्ट का काम कराना है तो मैं रिएक्ट वाले बंदे को लूंगा। किसी को बैकएंड आती है मैं बैकएंड वाले बंदे को लूंगा, मगर मेरे पास काम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है, काम करो बस। शमशाद अली, या ये सब मेरा मैसेज नहीं रिप्लाई किया, ये मत करो मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं किया, ये लिखो क्या क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन रिपीट कर दे करो भले ही, देखिएगा तो मैं कर दूंगा रिप्लाई। आई वाज नॉट एबल टू अटेंड द क्लास आफ्टर सीएसएस ड्यू टू कॉलेज। अच्छा अब लिखा अच्छे से इन्होंने। नाउ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं अभी। तो आप बैठ के सीएसएस की क्लासेस देखो यार। जितने भी हमारी क्लासेस हैं सीएसएस की, ज्यादा क्लासेस नहीं है, 6 क्लासेस हैं। सीएसएस की क्लासेस देखो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सीएसएस ऐसे समझ में नहीं आएगी वरना बहुत मुश्किल होगी। कॉलेज एग्जाम थे, समझ में आ रहा है, मतलब 1 हफ्ते का अगर एग्जाम है तो हमने चलो लगा दिया, 1 महीना लगा दिया उसकी तैयारी वगैरह में। तो अब पिछला 1 हफ्ता था हमारे पास तैयारी उसको पकड़ने का, सारे सारे सिलेबस को वापस ट्रैक पे लाने का। अभी भी टाइम है। सीएसएस को डेली एक एक क्लास भी देखते रहोगे इन क्लासेस के साथ, तब भी आपकी 6 दिन में सीएसएस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने क्लासेस नहीं करी और आपको सीखना है कुछ भी। ठीक है, तो क्लासेस तो करनी पड़ेंगी, वो तो है, बॉटम लाइन वही है, क्लासेस तो करनी पड़ेंगी, चाहे आपने कॉलेज में एग्जाम दिया हो चाहे कुछ भी किया हो। भैया अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, इंटर्न करना है तो कहाँ पे अप्लाई करूँ? हम इंटर्न सेकेंड ईयर में ही हूँ, मुश्किल ही मिलती है यार सेकंड ईयर वालों को आजकल इंटर्नशिप, लेकिन हाँ लोग ट्राई तो करते हैं काफी जगहों पे। अगर आपके पास है टैलेंट, ठीक है, तो कई बार तो कॉलेज में आप गए हो ना गए हो तुरंत आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, क्योंकि काम कराने वाला देखें कि यहाँ से काम करना आता है। तो आप अपने रेज्यूमे वगैरह अच्छे बनाओ और उसके बाद लिंक्डइन और इंटर्नशाला पे जाके देखो अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि नहीं आ रही अलग अलग कंपनीज के अंदर। इससे ज्यादा तो कोई और कुछ है नहीं। इसके अलावा आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फ्रीलैंसिंग के लिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इवन डिस्कॉर्ड पर चैनल्स हैं काफ़ी सारे, जहाँ पर वो डाल सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन कि मुझे ये सब बनाने आता है, तभी मिलेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एक सेशन जीसॉक पे ले लो फॉर मेंटरशिप, इट्स अ रिक्वेस्ट। जीसॉक पे कोई सेशन मैं क्या लूँ यार, मैं जीसॉक में कभी गया नहीं। ठीक है, तो मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं है कि जीसॉक के अंदर अंदर की इंटरफेसेस क्या है, मुझे ऊपर ऊपर से पता है बस। तो बेस्ट चीज़ तो यही होगी कि पॉडकास्ट देख लो जीसॉक के किसी के, यूट्यूब के ऊपर, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो होगी नॉलेज। तो इसी के बाद एमसीए करें, ये तो बता दिया मैंने। जॉब लेने के लिए मिनिमम क्या चीज़ इंटरव्यू में पूछते हैं? हम देखो बैकएंड डेवलपर को ना सीधा ऐसे नोड जेएस वगैरह के बेसिस पे कम ही लेते हैं, बैकएंड डेवलपर को वो लेते हैं अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है सिस्टम कि आपको चाहे कोई भी डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड बनना है चाहे बैकएंड बनना है, अगर आपको डेवलपर बनना है ना किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली सब सब डेवलपर ही बन रहे होते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल लो वो भी डेवलपमेंट ही कर रहा है। ठीक है, चाहे नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल लो वो भी डेवलपमेंट कर रहा है। उसके बाद वो कंपनी में अगर फ्रंट एंड का काम है और आपका फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस है तो फ्रंट एंड पकड़ा देंगे आपको। बैक एंड में एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस डीएसए के बेसिस पे सिलेक्ट हो गए तो बैक एंड पकड़ा देते हैं कई बार। तो यही होता है प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे जब जा रहे हो आप डेवलपर, जब बन रहे हो किसी कंपनी के अंदर, तब क्या पूछ रहे हैं आपसे? तब आपसे वो पूछ रहे हैं डीएसए, सिंपल। यहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे डीएसए। तो अगर आप मेरे से बोलो भैया बैकएंड डेवलपर बनना है, मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? डीएसए। ठीक है, तो भैया ये बैकएंड प्रोजेक्ट का फायदा क्या है? रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो इंटरव्यू पे की प्रोसेस में नहीं पहुंच पाओगे आप। रेज्यूमे के अंदर आपने डाल रखे हैं प्रोजेक्ट्स, उसके बाद इंटरव्यू के अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं डीएसए, इंटरव्यू में डीएसए का पूछ रहे हैं, भैया मैंने तो बैकएंड अच्छा बना रखा है, मेरे से बैकएंड के क्वेश्चन को नहीं पूछ रहे, नॉर्म बना रखा है कंपनीज ने। ठीक है, कि हमारी कंपनी में अगर आपको आना है तो ये एक
पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हम आपको जज करेंगे, विच इज डीएसए। ये डीएसए एक ऐसा नॉर्म है जिसके बेसिस पे हम अलग अलग स्टूडेंट्स को जज कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर ये एंट्री लेवल जॉब्स जो भी होते हैं, SD1 जितने भी बंदे बन रहे होते हैं, फ्रेशर्स को जो जॉब मिल रही होती है, उनको तो जज करने का एक क्राइटेरिया डीएसए। ठीक है। अब हो सकता है कि आपने रेज्यूमे के अंदर कुछ ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स डाल रखे हो और उसके बाद आपके डीएसए स्ट्रांग हो, तो आपका बैकएंड डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि आपने नोड.जेएस पे ज्यादा अच्छा काम कभी किया ही नहीं। ठीक है। आप C++ डेवलपर ही रहे हमेशा से। तो अब डेवलपमेंट करने के बाद अब मेरे को जब बोल दिया उन्होंने बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? मैंने तो कभी इससे पहले काम ही नहीं किया था नोड.जेएस में। तो वहां पे आपको सिखाते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड होता है एक। वो बोलते हैं कि देखो हमने डीएसए के बेसिस पे जज कर लिया इस बंदे को, इसको हम ट्रेनिंग देंगे 1 महीने की, 2 महीने की, जितना भी टाइम लगे इसको। उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद ये हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि दिमाग तो है इसके अंदर, डीएसए तो इसको आता था, तो हम इसको ट्रेनिंग दे देंगे। कई बार हो सकता है कि आपका डेवलपमेंट मतलब आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया आपका डीएसए के बेसिस पे और आपको ऑलरेडी चीजें आती थी, तो हो सकता है आपको तुरंत तुरंत काम देने लग जाए। हो सकता है ट्रेनिंग का पीरियड आपका छोटा हो। ठीक है। 1 महीने का ना हो कि 1 हफ्ते का ही ट्रेनिंग पीरियड हो और आपको सीधा काम देना स्टार्ट कर दें। तो डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। लेकिन अगर आप ऐसे सीधा एक एंट्री लेवल रोल के लिए जा रहे हो तो ऑलवेज दे आस्क डीएसए। अगर वो आपसे पूछते हैं बैकएंड रिलेटेड क्वेश्चंस, तो पता क्या पूछेंगे आपसे? आपसे पूछेंगे आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। सिंपल। ज्यादा खतरनाक नहीं जाएंगे वो आपसे। आपसे बोलेंगे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि आपने सपोज करो प्रोजेक्ट बना रखा है कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बना रखा है आपने और सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रखा है आपने, और अगर उसका मन कर गया आपके रेज्यूमे को देख के पूछने का क्वेश्चन, तो वो आपके रेज्यूमे से ही पूछेगा कि अच्छा आपने सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाया था? हाँ सर बनाया था। अच्छा इसका फ्रंट एंड ठीक है रिएक्ट में बनाया था, बैक एंड नोड.जेएस में बनाया था। इसके अंदर आपने अपने यूजर्स को किस तरीके से स्टोर किया था, यूजर का ऑथेंटिकेशन किस तरीके से किया था, इसके अंदर आप कुकीज कैसे मैनेज कर रहे थे। तो बेसिकली आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसी के बारे में बात करेंगे वो, कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है। और इसके अंदर अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो वो समझ जाएंगे कि आपने बस ऐसे ही फर्जीवाड़ा कर रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने एक्चुअली में बनाया नहीं था ये। ठीक है। तो वो एक रेड फ्लैग होता है कि ये तो नहीं करना। जो आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया अपने रेज्यूमे के अंदर, तभी कहते हैं कि रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट मेंशन किया है वो तो पक्का पक्का आपको पता होने चाहिए सारे के सारे, इनमें गलती नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ठीक है। और अगर इसके अंदर आपने आंसर कर भी दिया तो भी आपको कुछ ज्यादा प्लस पॉइंट लाके नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि शॉर्टलिस्ट तो सिलेक्ट तो उनको डीएसए के बेसिस पे ही करना होगा। ये बस पूछ लेते हैं ऐसे ही किसी किसी राउंड के अंदर, थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर। ज्यादातर डिस्कशन तो डीएसए के ऊपर ही करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे डीएसए के ही। लेकिन प्रोजेक्ट्स जो भी मेंशन कर रखे हैं उनके बारे में आपको पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। हाँ अंकिता जी कह रहे हैं कि भैया 2022 की पास आउट हूँ, जावा डेवलपर, आई एम वर्किंग इन अ स्टार्टअप वेयर आई एम नॉट गिवन ट्रेनिंग ड्यू टू सम प्रॉब्लम, आई मिस रिएक्ट क्लासेस एंड प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है फैब में, माय 6 मंथ इंटर्नशिप विल बी ओवर, हाउ विल द प्रिपरेशन गो भैया टू गेट अ जॉब? तो ठीक है, आपकी इंटर्नशिप ओवर हो गई। अगर इंटर्नशिप की वजह से आप यहाँ पे क्लासेस नहीं देख पा रहे थे, तो एक बार इंटर्नशिप ओवर होने के बाद सही से क्लासेस को देखने का ट्राई करना। देखो आपको भी पता है कि किस बेसिस पे कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको, आपके रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आपके रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं है तो कंपनीज नहीं करेंगी शॉर्टलिस्ट, तो आपको वो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है। तो उसके लिए तो टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो उनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि सीधा रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं और इंटरव्यू तो शॉर्टलिस्ट तो हो जाएंगे रेज्यूमे के अंदर, लेकिन इंटरव्यू के अंदर फिर वो पूछ लेंगे तो आप फिर वहां फंस सकते हो। तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा अपने आप को। जो भी प्रोजेक्ट्स आप मेंशन कर रहे हो अपने रेज्यूमे के अंदर उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और समझ में आ रही है? तो अपने आप को टाइम दो। उसके बाद फिर फैब में आपकी इंटर्नशिप खत्म हो रही है, तो फैब के बाद 2 महीने दे दिए अपने आप को ट्रेन करने में, अपना मन पूरा कर लिया अच्छे से। उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। हो सकता है पैरेलल भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा अप्लाई किए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं, फुल फुल ब्लोन अप्लाई नहीं कर रहे।
धीरे धीरे करके आप फुल ब्लोन अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हो। लर्निंग तभी भी नहीं छोड़नी है अपनी, लर्निंग पूरे टाइम चलती रहेगी। उसके बाद फिर आप अपना अप्लाई करोगे तो आपकी जॉब लगनी स्टार्ट होगी। ठीक है, इन सब के बीच में डीएसए मत छोड़ देना बस, क्योंकि इट्स ऑल वेल एंड गुड, वेब डेवलपमेंट कर ली, लेकिन डीएसए ही एक मात्र सोर्स है जिसकी हेल्प से आप लोगों की जॉब लग रही होती है आजकल। ठीक है, बताया तो यार शमशाद अली आपको। भैया ये कंपनी ज्वाइन करते टाइम क्या डिटेल्स देखनी चाहिए कंपनी के, ऐसा ऊपर एक प्रॉपर क्लास। कंपनी ज्वाइन करते टाइम क्या डिटेल्स देखनी चाहिए? हम कंपनी ज्वाइन करते टाइम क्या डिटेल्स देखनी चाहिए? कंपनी तो भाई जहां मिल जाए आपको तुरंत पकड़ लो, मेरे को तो ये लगता है। आज अगर आजकल के डेट में जहां पे ऑफर मिल रहा है तुरंत पकड़ लो उस कंपनी को, क्योंकि बहुत मुश्किल से आजकल जॉब मिल पा रही है लोगों को। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपनी अपनी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, जॉब होनी चाहिए। तो और वैसे भी जो फ्रेशर हो आप, तो ज्यादा आपके पास वो भी नहीं होता, ऑप्शंस भी नहीं है फ्रेशर्स को तो। ठीक है, तो जहां मिल जाती है ले ले करो चुपचाप। अगर दो तीन ऑफर आ रखे हैं तो पैसे वैसे देख लो कहाँ पे ज्यादा है। मैं तो लेकिन ये बोलूंगा कि जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है वहां पे ज्यादा जाने का ट्राई करो। स्टार्टअप कल्चर को पकड़ोगे पहले तो ज्यादा फायदे में रहोगे, लर्निंग काफी अच्छी हो जाएगी वहां पर। अगर दो स्टार्टअप है तो फिर पैसे देख लो, घर के पास कौन सा है वो देख लो, अलग अलग फीचर आ जाते हैं फिर। ये सब आपको पता चल जाएगा जब आपके पास आएंगी कंपनीज के ऑफर, तो आप अपने आप ही, इंट्यूशन भी तो होती है, क्लासेस की क्या जरूरत है इसके लिए, इंट्यूशन नाम की भी चीज होती है कि हाँ समझ जाओ कि हाँ ये ज्वाइन करना है ये ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, नेट पे भी आप सर्च करोगे, उसके रिव्यू वगैरह पढ़ोगे, पता चल जाएगा। हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने दो बस कभी भी। जिस दिन ब्रेक होना करनी स्टार्ट कर दी उसी दिन से फिर कंसिस्टेंसी फिर मेंटेन करनी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं सेंस बनाया इस बात ने कि नहीं बनाया, कि जिस दिन आपने छोड़ दिया करना उस दिन आपको लगेगा कि चलो ठीक है मैंने आज का दिन नहीं करता हूं मैं कुछ। ठीक है, फिर अगले दिन आपने मान लो दोबारा पकड़ लिया उस चीज को, लेकिन फिर चौथे दिन उसको छोड़ते टाइम आप ज्यादा गिल्ट फील नहीं करोगे। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो रखा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर लाइफ में कुछ पाना है तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए। ठीक है, तो बस एक भी दिन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी मैं जिम का एग्जांपल लेता हूँ अपने, तो कभी जिम नहीं गए, किसी किसी दिन ठंड हो रही है भाई, सुबह सुबह मन नहीं कर रहा जाने का। ठीक है, तो फिर एक दिन स्किप कर दिया आपने, उसके बाद अगले दिन चले गए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन दोबारा से आपने स्किप कर दिया उस दिन। ठीक है, तो अगले बाद में जब स्किप कर रहे हो ना तो वो आपके लिए और आसान होते आता है धीरे धीरे करके। आपको लगता है कि यार मैं एक महीने से लगातार जा रहा हूँ, एक दिन स्किप कर दिया तो उस दिन बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब आपने क्योंकि स्टार्ट कर दिया है तो अब आपको अगले दिन और कुछ दिन बाद स्किप करने में इतना ज्यादा गिल्ट फील नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि आपकी सेहत के लिए वो अच्छी चीज है जिम जाना, लेकिन आप स्किप करने में आप फिर ज्यादा नहीं सोचोगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक भी दिन स्किप नहीं करना। ठीक है, तो अब तो नहीं स्किप करता मैं। ठीक है, डेली जाना होता है। कहाँ से अप्लाई करें इंटर्न? वही है यार, आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म जो मैंने बता दिया आपको। मैं एकदम नीचे आता हूँ, अब नीचे काफी सारे लोग लिखे जा रहे हैं। डीएसए डेवलपमेंट को मैनेज कैसे करें? देखो टाइम काफी होता है कॉलेज के अंदर होते हैं आप। ठीक है, 4 साल होते हैं, मैंने 4 साल के कॉलेज के अंदर पता नहीं क्या क्या कर लिया था। तो ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है कि दो चीजें ही मैनेज नहीं हो पाएंगी हमसे, क्योंकि काफी सारी चीजें करनी होती हैं। तो ये दो चीजें तो आपने बहुत कम ही बोल दी हैं। ठीक है, एक एवरेज बंदा कर सकता है आराम से उसको मैनेज, अगर वो करना चाहे तो। एक एवरेज सीरियस बंदा अगर सीरियस हो तो कर पाओगे आराम से मैनेज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अब आपको अपने आप से पूछना है कि कितना टाइम मेरे को डीएसओ को देना है, कितना टाइम मुझे डेवलपमेंट को देना है, मैं किस में कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे लिए कितना कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं किस में ज्यादा वीक हूँ, कौन सी चीज मुझे ज्यादा करनी है। क्या मुझे दिन में डिवाइड करना है डेट टाइम को, या फिर मुझे महीने में डिवाइड करना है डेज को, वो आपने आपसे पूछना है आपको। ठीक है, ओके। एप्टीट्यूड कैसे स्ट्रॉन्ग करें? एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है बहुत। एप्टीट्यूड
को हल्के में मत लेना। एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेबसाइट्स पर जा जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो देयर आर वेबसाइट्स जहाँ पे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो। लिखो नेट पे एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट, एप्टीट्यूड मॉक टेस्ट। मुझे लग रहा है आई थिंक इंटरव्यू बिट के ऊपर भी है ऑप्शन मॉक टेस्ट देने का एप्टीट्यूड का, और भी मल्टीपल वेबसाइट है, एक इंडिया बिक्स करके भी वेबसाइट है एक, इंडिया बिक्स। तो एप्टीट्यूड की तैयारी करते रहा करो। मेरे काफी सारे फ्रेंड हैं जिनकी लग रखी है जॉब ऑलरेडी, ठीक है, दो तो मैं जानता हूँ वो, लेकिन फिर भी उनका हर हफ्ते कभी कभी कोई कोई तो 200-300 दिन करना स्टार्ट कर देता है, वो अभी भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं। तो एप्टीट्यूड उनके एकदम टिप्स पे आ रखे हैं, क्योंकि वो खैर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनकी भी तैयारी करते रहते हैं, तो उनको पढ़ना पड़ता है फिर भी, लेकिन इंटरव्यूज के अंदर एप्टीट्यूड में कभी नहीं अटकते फिर वो। तो एप्टीट्यूड की तो तैयारी करते रहा करो। एप्टीट्यूड आपको अलग अलग जगहों पे काम आता है, फ्यूचर फर्दर स्टडीज करने जा रहे हो वहाँ काम आएगा, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे काम आएगा, अलग अलग जगहों पे काम आएगा आपका एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार ना हल्के में ले आते हैं तो गलती होती है काफी बड़ी, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट देते रहोगे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर सपोज करो आपको एक इंटरव्यू देना है, आपके ऑनलाइन असेसमेंट जो है ओए, उसके अंदर 7 दिन बचे हैं, राइट। तो 7 दिन बचे हैं, तो अब आप उस डेली एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। होगा क्या कि 7वें दिन के बाद आप एकदम रेडी रहोगे, मतलब आपकी काफी सारी स्किल्स फास्ट हो जाएंगी एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, आप नहीं कर पाओगे 7वें दिन बिना अगर तैयारी के चले गए, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ साथ फास्ट भी होना पड़ता है इसके अंदर, तभी फायदा है। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, दिस इज द नेम ऑफ द गेम इन एप्टीट्यूड टेस्ट। एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप, लेकिन आप स्पीड खो दोगे, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ाने गए तो आप एक्यूरेसी खो दोगे। अगर दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो मॉक टेस्ट देते रहा करो। डीएसए का क्लास कब लॉन्च होगा? तो मैं अभी तो मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं फैब के अंदर कुछ लॉन्च नहीं कर रहा एक भी कोर्स, और इवन मार्च में भी नहीं। मार्च में मैं देखता हूँ, मार्च में मे बी हो जाए लॉन्च कुछ तो, ठीक है। फिर जब लॉन्च करेंगे तो बढ़िया ही लॉन्च करेंगे, कुछ फुल 360 डिग्री तैयारी करने वाला प्लेटफॉर्म बढ़िया सा लॉन्च करेंगे, जहाँ पे पढ़ाई भी कर सको, तैयारी भी कर सको। टाइम लगेगा लेकिन। एक कार्ड कंपोनेंट के अंदर आइकन कैसे पास करें? थ्रू प्रॉप्स। आप पूरा का पूरा कंपोनेंट पास कर सकते हो वहां पे आइकन के, मतलब डेटा के अंदर, ठीक है। या फिर आप बस एक टेक्स्ट पास कर दो कि आइकन नेम ये है, आइकन नेम। फिर आप अपने मेन कंपोनेंट में चेक कर लो कि अगर आइकन नेम आया है तो जो भी आइकन नेम है उसके हिसाब से आपको कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, इफ एल्स लगा दो उधर मेन कंपोनेंट के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि ये कर सकते हो ना आप, कि ये आपका सपोज करो मेन कंपोनेंट है और ये आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। इस मेन कंपोनेंट के अंदर आपने इस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, और यहाँ पे आपने आइकन, वैसे आइकन यहाँ से भेजना क्यों है, लेकिन अगर भेजना भी है तो भी कुछ नहीं, यहाँ पे आइकन को आपने सपोज करो कुछ भी भेज दिया, सर्च ऐसे करके। फिर यहाँ पर चाइल्ड में आपने लगा दिया कि इफ सर्च, इफ आइकन इक्वल्स टू सर्च, तो मैं यहाँ पे सर्च वाला अपना लोड कर दूंगा कंपोनेंट, सर्च वाला आइकन यहाँ बना दूंगा मैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप पूरा का पूरा कंपोनेंट भी सेंड कर सकते हो यहाँ से। आइकन सेंड करना है मेरे ख्याल से टेक्स्ट बेस्ड सर्च, टेक्स्ट बेस्ड बेच के फायदा है, क्योंकि अगर आपको फिर इमेज वगैरह भी लोड करनी है तो आप यहाँ पे, अब आप फ्री हो, क्या लोड करना है यहाँ पे, कंपोनेंट लोड करना है या इमेज लोड करनी है या कुछ भी लोड करना है, वो यहाँ पे आप डायरेक्टली लोड कर सकते हो इसके बेसिस पे। जब करना वेब डेवलपमेंट है डीएसए क्यों जरूरी है कंपनी के अंदर? हाँ यार, ये कंपनी, मैंने बताया ना कंपनी का नॉर्म है ये, यहाँ पे देखो डीएसए जरूरी है बस, क्योंकि वेब डेवलपमेंट तो सीख लेता है इंसान, ठीक है। वेब डेवलपमेंट हम किसी को सिखा सकते हैं ट्रेनिंग देके,
लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव कराना ये मुश्किल काम है। हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको टॉप बंदा चाहिए तो उसको ट्रेनिंग करने नहीं देने नहीं भेज सकते आप। आपको चाहिए कि एक ऐसा बंदा जिसकी ऑलरेडी बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, उसको फिर हम ये सिखा देंगे वेब डेवलपमेंट, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन सा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लग रही है, राइट। वेब डेवलपमेंट के अंदर आपने टॉपिक्स सीखने होते हैं अलग अलग, रिएक्ट सीख लिया आपने, नोड.जेएस सीख ली, खत्म, टॉपिक्स ही सीख रहे हो आप। आपके पास ज्यादा टॉपिक्स की नॉलेज है तो आप ज्यादा अच्छा ऐप बना सकते हो, आपके पास कम टॉपिक्स की नॉलेज है आप थोड़ा बेकार ऐप बना लोगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कंपनी चल रही है वो कंपनी सिर्फ आपके वेब डेवलपमेंट से नहीं चल रही, कंपनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से चल रही है, ठीक है। तो आप कोई भी फीचर बनाना है, उस फीचर के अंदर किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस फीचर को बनाते टाइम, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने। अल्टीमेटली जो टूल यूज करोगे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डेवलपमेंट ही होगा, लेकिन पहले प्लानिंग तो पूरी की पूरी होगी। वो प्लानिंग का जो फेज है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज किस तरीके से सॉल्व करूं, सो दैट बाद में ये ना फटे, हर एंगल को सोचना पड़ता है आपको। तो इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जरूरी होती है, और यही एक रीजन भी है जिसकी वजह से वो आपको डीएसए के बेसिस पे जज करता है, बिकॉज डीएसए के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग एस्पेक्ट्स को जज किया जा सकता है कि आपने यही सोल्यूशन क्यों सोचा, आपने ब्रूट फोर्स मतलब आपने ऑप्टिमाइजेशन किया तो इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया, राइट। अलग अलग चीजें आप सोच सकते हो, आप अलग अलग एज केसेस सोच रहे होते कि यहाँ फटेगा यहाँ नहीं फटेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जज कर ली उस डीएसए से आपकी, उसके बाद आपको ट्रेन कर दिया, डेवलपमेंट सिखा दी, तो नाउ यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो तो पहले से आपकी अच्छी थी, और जो आपको काम करने के लिए टूल चाहिए था विच इज डेवलपमेंट वो आपको हमने सिखा दिया ट्रेनिंग के अंदर, एंड नाउ यू आर अ गुड इनफ डेवलपर फॉर अस। लेकिन आपने सिर्फ बैक एंड फ्रंट एंड कर रखी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ही नहीं अच्छी, आपने करी नहीं इससे पहले कभी, तो फिर वहां पे जाके आप सिर्फ लेआउट्स ही बनाने के काम में आओगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के काम में नहीं आओगे। तो क्या रहा होगा फिर वहां पे ये कि आपके ऊपर एक एसडी बैठा होगा, सपोज करो एक सीनियर बंदा है, सीनियर इंजीनियर, वो आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग करेगा कि सुनो भाई डेटाबेस का स्कीमा ऐसा रहेगा, बोलोगे हाँ सर ठीक है, वो आपको बताएगा भाई देखो सुनो एपीआई इस तरीके से बनेंगी, ठीक है, सब कुछ वही आपको बता के देगा, फिर वो आपका काम क्या है, बस आपका काम है बस वो एपीआई बना देना, वो डेटाबेस बना देना। ये बंदा थोड़ा चाहिए कंपनी को जिसके ऊपर पूरे टाइम नजर रखनी पड़े। कंपनी को चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि खुद से सोचे कि अच्छा उसको बता दिया फीचर बनाना है ये, कि उसको सीधा बोला जाएगा सुनो भाई फीचर बनाना है ये वाला, उसके बाद उसको खुद सोचना है उस फीचर को कि ये फीचर में कल को इतने यूजर आए तब कैसे काम करेगा ये, कल को अगर ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हुई तब कैसे काम करेगा ये, समझ में आ रहा है। तो उसके ऊपर कम से कम नजर रखी जाए, ऐसा बंदा चाहिए होता है कंपनीज को, तो वो तभी अच्छा होता है जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है यूजुअली। कहाँ से डीएसए प्रिपेयर करें? अम, देखो यूट्यूब के ऊपर हैं ऑलरेडी काफी सारे कोर्सेज, तो यूट्यूब के ऊपर आप जा सकते हो डीएसए के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बाकी मैं अपना लेके आऊंगा तो मेरे वाले कोर्स में लगेगा टाइम, अभी एटलीस्ट मार्च का मिड तो लगना ही लगना है, फेब महीने में कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो तब तक आपको तैयारी करनी है। मैं तो बोलूँगा अगर कोर्सेज के भरोसे नहीं, सीधा का सीधा आप इंटरव्यू बिट पे भी जाओ, इंटरव्यू बिट के ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो ना डेली, तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। इंटरव्यू बिट पे जाकर डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, आपने एक स्ट्रीक बना ली कि मेरे को 500 क्वेश्चन डेली, 500 पॉइंट बनाने डेली के डेली, तो आपने वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लीड कोड के ऊपर जाके आप तैयारी कर रहे हो, आप जीएफजी के ऊपर आप जाके तैयारी कर रहे हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। खुद से तैयारी करो, खुद से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, और अगर आपको फिर दिख रहा है कि हाँ भैया जरूरत पड़ रही है कोर्स की, तो कोर्स तो आ ही जाएगा तब तक। डीएसए इज मस्ट एट द एंड, यस। व्हाट इज योर प्लानिंग इन 2023? है कुछ कुछ देखते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्लाइंट से रिक्वेस्ट कैसे भेजा जाता है टू डीएनएस, कैसे लोड बैलेंसर होगा वहाँ, कैसे रिक्वेस्ट आएगा वेब सर्वर, तो आप सर्वर एप्लीकेशन कोड कैसे होस्ट करते हैं सर्वर। देखो यार ये सारी की सारी चीजें ना हम पढ़ेंगे एक्चुअली हमारे इस कोर्स के अंदर,
और आई थिंक तब आपको समझ में आएगा। अभी तक हमने डिप्लॉयमेंट देखी नहीं है किसी भी चीज की, तो डिप्लॉयमेंट इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही। अब डिप्लॉयमेंट जब देख लोगे तो आपको फिर दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। होगा क्या कि आपका ये फ्रंट एंड है, चलो थोड़ा सा अंदर जाते हैं आप, ठीक है। आपने वो तो बहुत देख लिया कि फ्रंट एंड सर्वर एपीआई वगैरह, थोड़ा आप डीप में जाते हैं आप। फ्रंट एंड यहाँ पे आएगा और बोलेगा कि सुनो, हमारे पास एक एक्सियोस लाइब्रेरी है, जैसे फैच लाइब्रेरी होती है या फिर कुछ भी, ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी इट इज केपेबल टू मेक एपीआई रिक्वेस्ट, और ये आपको एक गेट रिक्वेस्ट भेजेगी, ठीक है। आप बता दोगे कि एंड पॉइंट क्या रहने वाला है, मतलब किस पॉइंट पे भेजनी है वो रिक्वेस्ट। उसके बाद आपका सर्वर ढूंढा जाएगा इंटरनेट के ऊपर, ये गेट एक्सेस लाइब्रेरी अपने आप ही रिक्वेस्ट बनाएगी। उसके बाद जो आपने सर्वर आपने होस्ट किया हुआ है किसी न किसी जगह पे, अभी सर्वर कहाँ होस्टेड होगा, ये फ्रंट एंड भी अलग होस्ट हो सकता है, सर्वर भी अलग होस्ट हो सकता है। सपोज करो फ्रंट एंड आपने सब कुछ आप डिजिटल ओशन पे होस्ट कर रहे हो सपोज, ठीक है। तो डिजिटल ओशन पे हम इसे होस्ट कर देते हैं, तो डिजिटल ओशन हमें इस फ्रंट एंड का भी लिंक दे देगा एक, और इस सर्वर का भी लिंक दे देगा हमें डायरेक्टली। अब सपोज फ्रंट एंड एक अलग एंड पॉइंट पे है, ठीक है, एक अलग आईपी एड्रेस है फ्रंट एंड का, क्योंकि फ्रंट एंड किसी सर्वर पे, डिजिटल ओशन एक सर्वर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ये, तो इसने अपने एक सर्वर पे फ्रंट एंड आपका होस्ट कर दिया है, और आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया कि सुनो भाई, इस आईपी एड्रेस पे जाओगे तो आपका फ्रंट एंड आपको दिखाई देगा, ठीक है। आई थिंक डिजिटल ओशन आपको आईपी एड्रेस के साथ साथ एक लोकल अपना खुद का एक यूआरएल भी देता है, डमी यूआरएल, जिसके ऊपर आप डायरेक्टली जा सकते हो बिना आईपी एड्रेस लिखे, वो भी आपका यहीं पे ले जाएगा। और अब आप सर्वर के ऊपर कॉल करना चाह रहे हो अपने इस फ्रंट एंड से, ये सर्वर भी आपने डिजिटल ओशन के सर्वर पे ही डाल दिया सपोज, ठीक है। डिजिटल ओशन का दूसरा सर्वर है कोई, तो एक सर्वर है सपोज ये 92 48 23 और 47, मैंने कुछ भी यहाँ पर रैंडम आईपी एड्रेस लिख दिया कि आपका फ्रंट एंड जो है सपोज इस आईपी एड्रेस पे है, और जो आपका सर्वर है वो सपोज करो यहाँ स्टोर है 92 49 23 और 44, सर्वर आपका यहाँ पर है। तो एक्सियोस से जब आपने गेट किया और एंड पॉइंट बताया, तो एंड पॉइंट में आपने बताया कि सुनो भाई, आपको इस जगह पे जाना है, ठीक है। तो ये वाला जो यूआरएल है, या फिर ये जो आईपी एड्रेस है, या फिर यूआरएल, यूआरएल भी आपको दे देता है डिजिटल ओशन, वो आप इसको बताओगे एक्सियोस को कि यहाँ जाना है, फिर वो ढूंढा जाएगा इंटरनेट के ऊपर और यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी। साथ में आपको यहाँ पे एक चीज और भी रखनी होती है, विच इज कॉर्स, CORS, जो भी हम देखेंगे। तो ये होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, क्योंकि आप एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस के अंदर एक्सेस कर रहे हो, और इंटरनेट के ऊपर दिस इज नॉट अलाउड कि एक सर्विस दूसरे सर्विस से सीधा कम्युनिकेट कर रही है इस तरीके से, नॉट अलाउड, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्रॉस ओरिजिन रिमोट रिसोर्स शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सर्वर के अंदर भी, जिससे कि सर्वर में हम वाइट लिस्ट कर सकते हैं कि सुनो भाई, सर्वर इस वाले आईपी एड्रेस से जब भी रिक्वेस्ट आए तो उसको आने दो, ठीक है, वो अपना ही बंदा है। सिमिलरली जो फ्रंट एंड है उसको बोलेंगे सुनो भाई, तुम अपना कोर्स को इनेबल कर लो, और जो भी डेटा है, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल्स को ऑन कर लो अपनी एपीआई रिक्वेस्ट भेजते टाइम, तो ये डेटा अपने आप भेजेगा, और ये यहाँ पर व्हाइट लिस्टिंग हो जाएगी सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो कोर्स व्हाइट लिस्टिंग, व्हाइट लिस्टिंग का मतलब क्या बोल रहे हो भैया? व्हाइट लिस्टिंग का मतलब ये है कि हम इसको बता देंगे सर्वर को कि सुनो सर्वर, तुम यहाँ से रिक्वेस्ट को ले सकते हो इस सर्वर से, इस फ्रंट एंड से। तो ये सारा सारा सेटअप हम कर रहे होंगे यहाँ पर अपने सर्वर के अंदर बाद में। ये तब रिक्वायर्ड होता है जब सर्वर और फ्रंट एंड दोनों अलग अलग सर्वर्स के ऊपर होस्टेड है, ठीक है। आपका बैक एंड और फ्रंट एंड जब अलग अलग सर्वर्स के ऊपर होस्टेड है, तब ये कोर्स लगाने की जरूरत होती है। कई बार आप देखते होगे कि कोर्स वगैरह नहीं लगा रहे होते, क्योंकि वो एक ही सर्वर पर फ्रंट एंड और बैक एंड को होस्ट कर देते हैं, बट हम लगा रहे होंगे क्योंकि अलग अलग यूजुअली होस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्वर का जो भी एरर वगैरह होता है वो सब आप हैंडल कर लेते हो यहाँ पे एक्सियोस के अंदर ही। तो अब होगा क्या ना, एक्सियोस के ऊपर आप एक चीज और लगाते हो विच इज कॉल्ड इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर इसीलिए एक्सियोस यूज करेंगे हम, फैच यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेप्टर लगाना बड़ा आसान है इसके ऊपर। इंटरसेप्टर का काम क्या होता है कि जब आपने यहाँ से अपने रिएक्ट से एक एपीआई भेजी, एपीआई कॉल भेजी अपने बैकएंड को, ठीक है, विच इज नोड.js एक्सप्रेस सर्वर, जब आप भेज रहे हो ना,
भेजने से पहले यहाँ पे वो इंटरसेप्ट कर लेगा आपकी एपीआई रिक्वेस्ट को, बोलेगा कि रुको, जाने से पहले एक बार हमारा काम कर जाओ कुछ, और फिर आप इंटरसेप्टर के अंदर कुछ भी काम करा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट। यूजुअली हम क्या करते हैं इसके अंदर, यूजुअली हम यहाँ पे ऑथराइजेशन वगैरह इसको भेज देते हैं हेडर्स के अंदर, ये सब भी मैं दिखाऊंगा आपको कोड के अंदर। तो इंटरसेप्ट कर लिया आपने, रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर ली इस तरीके से, तो आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया और आपने ऑथराइजेशन हेडर बता दिया कि यूजर कौन है, लॉगिन वगैरह किस यूजर से हो रखा है। और फिर वो एपीआई रिक्वेस्ट जाती है नोड.जेएस के पास, नोड.जेएस रिस्पॉन्स भेजता है फिर, और रिस्पॉन्स इससे पहले कि यहां पहुंचे आपने एक और इंटरसेप्टर लगा दिया यहाँ पे, विच इज कॉल्ड रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर। तो दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर। कि रिस्पॉन्स को पकड़ने से पहले ही बीच में कुछ लॉजिक लगा देंगे हम यहाँ पे कि सुनो अभी क्या आया यहाँ से, पहले हम चेक करेंगे इसको कि क्या क्या आया यहाँ से। अगर एरर आया है तो एरर हैंडलिंग हम करेंगे यहीं पे ऐप को भेजने से पहले। अगर लॉग आउट हो गया यूजर का, सेशन इनवैलिड है, जो भी चीज़ है आपको यहाँ हैंडल करना है, उसके बाद आप रिस्पॉन्स को यहाँ भेज रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा काम हो रहा होता है फ्रंट एंड बैक एंड के अंदर। अभी तक हमने जो देखा था वो सिंपल सा काम था, क्योंकि दोनों चीजें लोकल होस्ट पर थी हमारी, फ्रंट एंड बैक एंड, हमें ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बस लगाने की तो जरूरत पड़ेगी आप अगर कनेक्ट करोगे एक बार तो पता पता चलेगा, क्योंकि आपने लोकल होस्ट के ऊपर ही पोर्ट तो डिफरेंट होता ही है, राइट। फ्रंट एंड का पोर्ट सपोज आपने 3000 बना रखा है, और 3000 है, 3000, हाँ 30,000 होगा ना ये। और सर्वर का पोस्ट आपने 5000 बना रखा है, तो ये अगेन क्रॉस ओरिजिन रिमोट रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, राइट। आपका लोकल होस्ट 3000 से लोकल होस्ट 5000 के ऊपर आप रिसोर्स शेयर करने का ट्राई करो, नहीं होगा, वहां पे कोर्स लगाना पड़ेगा। ये सब देखेंगे जब हम कोड कर रहे होंगे अपने, ठीक है, फ्रंट एंड से जब बैक एंड हमारा कनेक्ट हो रहा होगा। तो डोंट वरी, इवन ये डिजिटल ओशन के ऊपर जो प्रोसेस होगी कि फ्रंट एंड कैसे डिप्लॉय हो रहा है, बैक एंड कैसे डिप्लॉय हो रहा है, वो सब आप देख रहे होगे, ठीक है। तो चीजें धीरे धीरे करके अनफोल्ड होने लगेंगी आपके सामने। लोड बैलेंसर, अब खास बात यह है, लोड बैलेंसर वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो, लोड बैलेंसर वगैरह तब जरूरत पड़ती है जब हम सर्वर्स अपने खुद के बना रहे होते हैं। सपोज आप AWS पे गए, क्योंकि अब ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है आजकल, अब कर नहीं रहे होते आप। AWS के ऊपर गए आप, वहां पे आपके पास EC2 के इंस्टेंसेस काफी सारे हैं, ठीक है, इनके ऊपर आपका सर्वर रन हो रहा है। तो आपने क्या किया, एक सर्वर को लिया, अपना 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 सर्वर का कोड लिया और अपने 3 EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर अपना सर्वर रन कर दिया। अब 3 पर रन कर रहे हो भैया, तो फिर फ्रंट एंड रिक्वेस्ट किसको भेजे, इसको भेजे, इसको भेजे, इसको भेजे। तो फ्रंट एंड के सामने आप लगा दोगे कुछ, और ये रिक्वेस्ट को लेगा और ये फिर लोड बैलेंस करेगा कि किसको भेजूं मैं रिक्वेस्ट। तो ये सारा सारा काम तब करना होता है, ठीक है, जब आप AWS के ऊपर आपने ये EC2 बना रखा है और यहाँ पे आपने फिर लोड बैलेंसर लगा रखा है। लेकिन अब ये सब नहीं करना होता है। अगर आप डिजिटल ओशन यूज करोगे तो आप अपने बस सर्वर को बता दो कि हमें इतना बड़ा सर्वर चाहिए, वो इंटरनली अपने आप ही लोड बैलेंसर बना देते हैं आपके लिए, और इंटरनली अपने आप ही वो लोड सर्वर्स भी बढ़ाते रहते हैं आपको बिना टेंशन लिए। ऑटो स्केलिंग भी कर देते हैं वो, कि ज्यादा सर्वर की जो रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा सर्वर ऐड हो जाएंगे आपके लिए। डाउन स्केलिंग भी कर देंगे अगर कम सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है तो ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी वरना खुद हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है, इस जगह पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। तो ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं, ज्यादा यूज नहीं करते अब ये, ठीक है, ये वैसे भी डेवऑप्स का काम होता है। इसीलिए AWS ने एक और चीज बना दिया खतरनाक, कि ये सारा का सारा काम AWS के अंदर खुद से करने की जरूरत भी नहीं है अब। इलास्टिक बीन स्टॉक आता है एक, इलास्टिक बीन स्टॉक, मैं सब बता रहा हूँ आपको बस, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे इनमें से कुछ भी, बस नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि कभी सर्च करना पड़े तो पता चल जाए। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड इलास्टिक बीनस्टॉक EBS ऑन AWS। उस पर जाओगे तो वहां पे उन्होंने ऑटोमेटिकली आपके लिए लोड बैलेंसर बना रखे होते हैं, एनवायरमेंट्स बना रखे होते हैं, जो कि इंटरनली ये इंस्टेंसेस आपके लिए रन कर देते हैं अपने आप ही। लोड बैलेंसर्स के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देते हो कि मुझे अगर मेरा सर्वर के ऊपर लोड 60% से ऊपर बढ़ गया है तो एक ऑटो स्केल कर दो हमारे सर्वर्स को। आप अपने हिसाब से उसके अंदर बना सकते हो सब कुछ, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह सब वो हैंडल करता है, ठीक है। तो ये ही यूज कर रहे होते हैं आजकल। अगर यूज करना है, अगर आपको AWS यूज करना है तो उसके लिए अंदर आप EBS यूज करोगे, अदरवाइज डिजिटल ओशन तो आपको सीधा देता है साइट सर्विसेज आउट ऑफ द बॉक्स।
हिरोकू भी होता है, लेकिन आई थिंक हिरोकू ने बंद कर दिया है इंडिया से क्रेडिट कार्ड लेना। मैंने चेक किया था कुछ दिनों पहले, तो हिरोकू बढ़िया सर्विस हुआ करती थी, बट इंडियन क्रेडिट कार्ड लेने बंद कर दिया उसने। अगर किसी का चले तो बताना मुझे। समझ नहीं आता है जब बात क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं तो नहीं होता, समझ तो आ जाता है। अच्छा देखो, अगर ऐसा है तो फिर प्रैक्टिस की कमी है बस, डोंट वरी, धीरे धीरे करके ही चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। डीएसए में कोडिंग कॉन्टेस्ट रहते हैं इंटरव्यू में, डीएसए में कोडिंग कॉन्टेस्ट रहते हैं इन इंटरव्यू, कोडिंग क्वेश्चंस, अच्छा कोडिंग के क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के अंदर। हाँ हाँ, और क्या होगा डीएसए के अंदर, इंटरव्यू के अंदर कोडिंग के क्वेश्चन ही तो होंगे। मतलब ये जो इंटरव्यू हो रहा है आपका यहाँ पर डीएसए बेस्ड इंटरव्यू हो रहा है, तो इसके अंदर आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही होता है डीएसए के इंटरव्यूज के अंदर, ठीक है। कंपनी 30 वीक्स का लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरे को आइडिया नहीं कौन सी कंपनी है, क्यों दे रही है लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्या खुद देनी है, खुद पढ़ना है उस बीच में, पैसे वैसे तो नहीं मांग रही कहीं कंपनी। लंबोबर भैया है बेस्ट कोर्स ऑन डीएसए ऑन यूट्यूब, ठीक है, समझ तो आ जाता है, बट जब बात क्वेश्चन सॉल्व करने पे आता है तो नहीं होता। हाँ तो बता दिया यार, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको। एग्जैक्टली एल्गोरिथम समझना आता है, बट जब कोडिंग क्वेश्चन आता है तो इट्स डिफिकल्ट। डीएसए मुश्किल है, ठीक है, इतनी आसान नहीं है। डीएसए के अंदर काफी क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। डीएसए अगर आसान होता तो फिर कोई कंपनीज इतना अच्छा नॉर्म बनाती ही नहीं, सबके सब लोग गूगल जा रहे होते हैं, ठीक है। तो मुश्किल तो है, इस बात में कोई भी दो राहें नहीं है, लेकिन लोग करते हैं और आप भी कर सकते हो। में हम मोस्टली मैप यूज कर रहे हैं, मैप यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या पूछा आपने ये। हम मोस्टली मैप यूज करते हैं, मैप का यूज करते हैं, मैप तो मैंने कहीं यूज नहीं किया, पूरे में मैप नहीं लिखा मैंने कहीं। आई हैव ट्राइड कोर्स lab on AWS which HTML is one S3 bucket and images in HTML another S3। अच्छा अच्छा, हाँ तब भी जरूरत पड़ जाती है, सही बात है। सत्यम आर्या, वो ये ना बेसिकली क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स की शेयरिंग जब भी आप अलग अलग ओरिजिन में कर रहे हो तो लगाना पड़ता है कोर्स, वहां पे तो कोर्स पॉलिसी लगानी पड़ती है उधर। हाउ मच सीजीपीए मैटर, 7 सीजीपीए गुड इनफ, ज्यादा से ज्यादा बना के रखो, 7 भी आजकल कम मानते हैं काफी सारे कंपनी वाले, तो ठीक है 8 के ऊपर तो सीजीपीए रखो ही रखो, लेकिन अगर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। हिरोकू हैज गॉन, है ना। लैग हो रहा है क्या, लैग तो नहीं लग रहा मुझे। AWS यूज करोगे या डिजिटल ओशन, वी विल यूज डिजिटल ओशन, क्योंकि अगर मैं AWS यूज करने लगा ना तो AWS के अंदर ही घुस जाएंगे हम फिर, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस है विच इज लर्निंग नोड जेएस, वो उससे हट जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज दिस हैज अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व, बहुत कुछ सीखना पड़ता है इसके अंदर, और अल्टीमेटली आप यूज भी नहीं कर रहे होते कंपनीज में जाने के बाद। कंपनीज में मैंने जो बताया था ना, कंपनीज में काम किस किस टाइप का होता है, यूजुअली कंपनीज के अंदर काम आपका कोड करने का होता है, ये आपको एपीआई बनानी होती है, मेंटेन करनी होती है, डीबी डिजाइन करना होता है, ये सब करना होता है। तो AWS वगैरह की टेंशन आप नहीं लेते कंपनीज के अंदर, तो वो सब नहीं सीखने वाले हम करेंगे सीधा डिजिटल ओशन पे काम, जिसके अंदर सर्वर की टेंशन ये लेता है खुद ही, बस हमें अपना इसको बता देना होता है कि हमारा गिटहब प्रोफाइल ये है गिटहब की रेपो से सीधा कोड उठा लेता है ये। और जब भी आप कुछ भी चेंजेस करते हो कोड के अंदर, जैसे आपने गिटहब पे कोड पुश किया तुरंत रीडिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है, और वो नए कोड के साथ आपका सर्वर दोबारा से अपन रनिंग हो जाता है। तो वी विल यूज दिस, ठीक है। वेब डेवलपमेंट से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब मिल सकती है, मैं बताया वेब डेवलपमेंट का काम क्या, वेब डेवलपमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आना है तो डीएसए से होगी। लैग हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है लैग, मे बी एक बार रिलोड कर लो।
मेरा एपीआई शो नहीं हो रहा है रिडक्स में, रिडक्स में एपीआई शो नहीं हो रहा है। अपना जो भी एरर है भेजो यार डिस्कॉर्ड के ऊपर, ऐसे नहीं पता चलेगा। जो भी कोड है एरर है सब भेज दे करो, जो भी आपको लगता है कि यहाँ दिक्कत आ रही है। ऑल राइट देन, आई थिंक इसके साथ ही वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। जेनकिंस यूज होगा क्या फॉर डिप्लॉयमेंट? नहीं, जेनकिंस की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हाँ एक चीज और, जेनकिंस वगैरह यूज नहीं करेंगे, डिप्लॉयमेंट हमारी यहाँ पर डिजिटल ओशन खुद ही संभाल लेता है, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू सेट अप एनी कोड पाइपलाइन वगैरह कुछ भी, डिप्लॉयमेंट के लिए हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब जेनकिंस वगैरह ये आप जो पूछ रहे हैं, आई एम गेसिंग कि आप वर्किंग प्रोफेशनल है ना, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे फ्रेशर्स को तो पता नहीं होती, ठीक है। ये सारी सारी चीजें आप कंपनी में काम करते हो, करती थे जॉब, ओके। तो कंपनी में जब कोई काम आप करोगे ना तो आपको समझ में आएंगे, वहां पे ये सारी चीजें यूज होंगी, तब वहां पे आके आप सीखोगे। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता एज अ फ्रेशर कि आपको ये सारी चीजें पता हो पहले से ही, कि जो ये सारी बातें हो रही हैं, इवन जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये EC2 इंस्टेंसेस, ये लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, फ्रेशर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब पता होंगे उनको, ठीक है। तो डोंट वरी, ये सारे सारे वर्ड सुनकर टेंशन में मत आना कि भैया ये सब क्या बातें हो रही हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा हमें, नहीं, डोंट वरी। ऑल यू हैव टू लर्न इज रिएक्ट एंड नोड.js, और उसके साथ इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी हमने सीखी, इसके साथ ही हम प्रोजेक्ट्स बना लेंगे एंड यू आर गुड टू गो। डिप्लॉयमेंट भी बस इसलिए कर रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट कोई बहुत ज्यादा खतरनाक काम नहीं हो रहा है। ये जो डिजिटल ओशन के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट इसलिए कर रहे हैं जैसे कि प्रोजेक्ट्स में हम लिंक्स शो कर सकें, ठीक है। तो लिंक शो करने के लिए हमारे पास ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, वरना डिप्लॉयमेंट जो एक्चुअल जो डेवऑप्स वाले लोग काम करते हैं वो तो ये काम कर रहे होते हैं भाई, जो ये सब बना रहे होते हैं ना, VPC वगैरह बन रहे होते हैं बहुत सारे। लेकिन वो सब नहीं करना ना यार, वो तो डेवऑप्स का काम होता है। डेवलपमेंट का काम ये है, कोड करना, सिर्फ कोड करना। वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग एल्स। और इवन अगर डिप्लॉयमेंट करनी भी है ना, तो भी उसके लिए ये सब चीजें बना दी गई है, जैसे कि इलास्टिक बीन स्टॉक है अपने आप ही इसके अंदर, जो इन्होंने अभी कहा जेनकिंस, तो इसके अंदर सपोर्ट है। वी कैन यूज जेनकिंस जो कि एक थर्ड पार्टी चीज हो गई, या फिर वी कैन यूज AWS का खुद का सर्विस विच इज कॉल्ड कोड बिल्ड, AWS कोड बिल्ड, यूजुअली आप ये यूज करते हो। फिर वी हैव कोड पाइपलाइन डिफाइंड इन AWS। लेकिन ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब में पढ़ने गए तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगे। AWS अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जंजाल है। AWS के अंदर, इवन Amazon के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको AWS पूरा अच्छे से नहीं आता, इतनी तो सर्विसेज है उसके अंदर। जो सर्विसेज पे काम कर रहा है उसको भी सारी सारी सर्विसेज नहीं पता, क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज हैं AWS के अंदर। तो AWS के अंदर तो सर्टिफिकेशन के अलग ही कोर्स होते हैं, वो सब वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स, ठीक है। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, नैना डर गई यहाँ पे कि ये लोग ऐसे सवाल कैसे पूछ रहे हैं इतने हाई लेवल, क्योंकि उनको पता है वो सारी चीजें, मे बी वर्किंग प्रोफेशनल मैंने गैस ना। तो जब आप काम करोगे कहीं कंपनी में तो आपको भी ये सारी चीजें दिखेंगी, तो आप भी फिर पूछोगे अपने किसी फ्यूचर कोर्सेज के अंदर ये सारे खतरनाक क्वेश्चंस, ठीक है। तो डोंट वरी अगर आप नहीं पूछ रहे तो just stick to all the things that we are learning here and you are good. All right, I think we are done with all the questions. अगर किसी को बात करनी है तो ये they can raise hand और हम उनसे बात करते हैं फिर, ठीक है। एक सेकेंड। दुर्गेश, दीपक, कौन बात करना चाहेगा? क्लिक काहे नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं रिलोड करके वापस आ गया, बिकॉज मैं क्लिक नहीं कर पा रहा था लोगों के ऊपर। अब हो जाएगा।
दुर्गेश मिस्ड द इनवाइट। दीपक जी आप बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। ओ एक सेकेंड, समझ गया मैं, आवाज नहीं आएगी, 1 मिनट रुकना। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज हमको नहीं आ रहा। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ सॉरी, मैंने एक्चुअली मुझे माइक बाहर निकालना पड़ा, तभी मुझे आपकी आवाज आएगी, फिर मैंने माइक निकाल दिया तो फिर वो माइक चेंज हो गया तो आवाज नहीं आती। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, दीपक आ जाओ। कौन है अभी? आशीष। आशीष को पकड़ते हैं। आशीष का इंटर्नशिप रिलेटेड क्वेश्चन होगा दोबारा से। आशीष बोलिए। हेलो। हेलो। यार टाइम वेस्ट तो मत करो कम से कम। हेलो। मेरा आवाज हाँ अब आ रही है। अभी आपकी भी आवाज आ रही है, उससे नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, बोलिए। तो मुझे एक, जैसे बहुत सारे लोग टायर वन टायर टू कॉलेज से, हम्म। मेरा जो है वो कौन सी बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो मेरे केस में क्या सजेशन रहेगा जिसे अप्लाई करने के लिए, चाहे वो इंटर्नशिप हो या जॉब? देखो क्योंकि सबसे मेरे पहले, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ जो। हाँ एग्जैक्टली काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं हमारे इस बैच के अंदर। अम, जितने ज्यादा टेक से हैं उनसे ज्यादा नॉन टेक बैकग्राउंड के बच्चे हैं इस कोर्स के अंदर। बिकॉज ऑब्वियसली स्किल सीख लेंगे तो ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कंपनीज में लगने के। इंटर्नशिप से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन धीरे धीरे करके हम बड़ी कंपनीज की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और ऐसे ही चलता है। टीयर 3 कॉलेज के साथ तो यही है। टीयर 1 कॉलेज के अंदर सीधा कंपनीज, बड़ी कंपनीज में हम लग जाते हैं, लेकिन टीयर 3 कॉलेज के अंदर स्किल्स के बेसिस पे आपके रेज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और धीरे धीरे करके आप टीयर बाय टीयर, मतलब धीरे धीरे करके आप ऊपर जा रहे होते हो। तो गेम प्लान लेकिन अल्टीमेटली वही रहने वाला है कि आपको करना पहले डेवलपमेंट है, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं बढ़िया से। ठीक है। और इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कंपनी छोड़नी होंगी। रेज्यूमे अच्छा होगा तो कंपनीज आपको कंसिडर करेंगी इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, या फिर पोर्टफोलियो आपका देख के वो शायद इंप्रेस हो जाए, बोले कि ठीक है आप कर सकते हो काम, आपको देख के लग रहा है कि आप काम कर पाओगे, तो आपको सीधा काम भी दे देंगे। फ्रीलांसिंग वाले तो सीधा ऐसे ही काम देते हैं। फ्रीलांसिंग में जो काम देते हैं वो आपसे ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं लेते, आपको देखते हैं कि पोर्टफोलियो में अच्छी चीजें बना रखी है, ठीक है काम कर देगा ये। तो इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एंड देन धीरे धीरे करके आप किसी स्टार्टअप में काम करते हो, देन उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस आ गया 1-1.5 साल का, उसके बाद आप बड़ी कंपनीज में काम करना स्टार्ट करते हो। इंटर्नशिप से की हेल्प से आप लोगों को मिलेंगी स्टार्टअप्स के अंदर जॉब, एंड स्टार्टअप्स की जॉब्स के बाद आपको मिलेंगी बड़ी एमएनसीज के अंदर जॉब। अब यहाँ पे अगेन जब आप ऐसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो प्रोजेक्ट्स तो आपके पास है ही, लेकिन आपको डीएसए पे फोकस करना है उसके बाद। विदाउट डीएसए नहीं होने वाला काम। और डीएसए कैसे करना है? तो डीएसए ऐसे करना है कि पढ़ा आपने और क्वेश्चन सॉल्व किए, जितना पढ़ा उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आप लगते हो डीएसए के अंदर ऊपर। समझ रहे हो? तो इट्स अ प्रोसेस जो कि टाइम लेगी। डेवलपमेंट कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये आपका उसके बाद जब आवाज बहुत कम है, मुझे कुछ समझ नहीं, आवाज बहुत ही ज्यादा कम अच्छा आवाज कट है। गई क्या मेरा यार? आवाज तो इंटरनेट कनेक्शन
चलो दीपक ऐसा करेंगे, आप तो बैच लीडर हो, करने आपसे बात कर लेंगे, ठीक है, अलग से। आप टेंशन ना लो, आप तो हो बैच लीडर ना, ठीक है। ठीक है, आपके साथ सेशन रख लेंगे हम अलग से, डोंट वरी। अंकिता क्लियर है? तो आपका ही इंटरनेट इशू था दीपक। हाँ बोलिए अंकिता जी। हाँ भैया, मैं एक्चुअली 2022 की बैच की हूँ और मुझे मेरी कॉलेज भी बहुत लो है। लाइक यहाँ गोवा में ज़्यादा कंपनीज भी नहीं आते जो हमें अपॉर्चुनिटी मिले, और ना ही मुझे कुछ टेक के बारे में उतना पता नहीं था। मैं आईटी इंजीनियरिंग की हूँ और आपके कोर्स से यूट्यूब से मैंने जावा पढ़ा था लॉकडाउन के समय, तो उससे ही मेरी एक कंपनी में जॉब लग गई थी। वो स्टार्टअप ही है यहाँ पे, लाइक इन बिटवीन करके। बट अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है लाइक जॉब के वजह से, बिकॉज वहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्टली वर्क असाइन कर दिया है जावा डेवलपर। तो उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ओल्ड सा है। लाइक मुझे बिट रॉक इंस्टॉलर का काम दिया था इतना दिन, एक टिकट डायरेक्टली, ना ही कुछ उनका बारे में कुछ बताया, कुछ नहीं। तो एक्सेप्ट करते कि सॉल्व कर दो टिकट। तो मम्मी ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि अनुज भैया से कुछ टिप्स ले लो, वही बिकॉज मैंने आपसे ही सीखा है वो जावा वगैरह, आपसे ही इंस्पिरेशन मिला था। और घर में भी प्रॉब्लम है तो जॉब भी नहीं छोड़ सकती हूँ ड्यू टू सम इश्यूज। और ये कोर्स भी मैंने इसी जॉब से ही लिया है, जो मनी इस जॉब में आया है, ये मनी मैंने इस कोर्स में इन्वेस्ट कर दिया लाइक फर्स्ट मंथ घर पे बोल के, बिकॉज ताकि मैं पुणे एंड ऑल जाके अच्छा कंपनी में जॉब कर दूं। और यस भैया, ठीक है, और हाँ बोलिए। रिएक्ट भी मिस हो गए भैया क्लास, बिकॉज रिएक्ट घर में कर इशू दिया? चल रही थी। अच्छा, तो एक वीक पूरा उसी में थी, डिप्रेशन में। तो वो मिस हुआ करके और ज्यादा डिप्रेशन हुआ भैया। लाइक इसलिए वो लाइक कॉपरेट ही नहीं हो रहा है। देखिए आपको मैनेज तो करनी होंगे सारी सारी क्लासेस, और आप कह रहे हैं कि जॉब तो नहीं छोड़ सकते आप, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब के साथ साथ भी लोग कर रहे होते हैं तैयारी, ठीक है। बस वो ये कि अब यहाँ पर ना थोड़ा पर्सनल लाइफ को और ये प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको। दोनों चीजों को अगर आप हैंड इन हैंड लेके चलोगे ना तो काम होती नहीं है। मतलब मेरे साथ भी हाँ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप मे बी आपके जैसा ना हुआ हो, ठीक है, कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है सबकी लाइफ में कि पर्सनली भी कुछ चल रहा है एंड देन इवन अपना प्रोफेशनली भी हमें आगे बढ़ना है, कैसे हो सब कुछ। यस भैया। थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है उसके लिए। बात फिर वहां पे उसकी आ जाती है कि मेंटली स्ट्रांग होना है एंड देन थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मुझे अब, क्योंकि करना तो है ही कुछ ना कुछ, राइट। यस इवन आप भैया। अगर आप थेरेपिस्ट वगैरह से बातें करोगे वो भी अल्टीमेटली यही बातें बोलेंगे कि सुनो भाई, लाइफ में आगे बढ़ना है तो करना तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो छोड़ो सबको, मतलब अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान लगाओ, मे भी अपने आप को एंगेज करो बाकी चीज़ों में, अपने काम वगैरह में ज़्यादा एंगेज करो, तो इसलिए तो तुम्हारा थोड़ा फैमिली वगैरह या फिर जो भी डिप्रेशन वगैरह उससे तुम्हारा ध्यान हटेगा। वो इस तरह यस की बातें भैया। बोलेंगे आपसे, ठीक है। और कई हद तक सही भी उनकी बात है, क्योंकि अगर आप वो काम कर रहे हो, अगर आप सोचने बैठ गए हो पूरे टाइम बस अपने अपने मन में सोचे आ रहे हो, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, राइट। कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई काम में, और वो फिर अल्टीमेटली जो आप कह रहे हो कि अगले दिन वो और ज्यादा फिर उसकी वजह से डिप्रेशन होता है कि क्या करें। तो एक चीज तो यह है कि चलो वो जो चीज चल रही है उस पर जब कंट्रोल नहीं है हमारा, तो ऐसा करते हैं कि वो चीज होने दो, अपना जो काम करना है वो काम तो करते ही रहते हैं। एज इन अगर आपके केस में क्लासेस देखनी है, क्लासेस देखते रहते हैं, हम होमवर्क में जो असाइनमेंट वगैरह आती है वो करने का ट्राई करते रहते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि चलो उस पर जिस पे कंट्रोल नहीं है वो तो नहीं हो रहा सॉल्व उससे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव सम प्रोग्रेस टू शो कि चलो काम तो एटलीस्ट हो गया मेरा, राइट। अब जो आपने बताया कि जावा का आपको वहां पे काम दिया है, वो काम नहीं हो पा रहा है, खैर वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं लगता वो नॉलेज आपकी रिप्रोड्यूस मतलब रियूजेबल भी है किसी और कंपनी के अंदर, जो भी काम आपका वहां पे हो रहा है। काम करते रहो लेकिन, ठीक है। यस मे बी भैया। टीममेट्स की हेल्प ले ली, मे बी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, मुझे नहीं पता कैसे काम करना है, लेकिन काम करना पड़ेगा उधर भी। ऐसा है कि भैया कि टीम लीड भी ऐसा मिला है जो लाइक थाने में काम करता है, उनका तो वर्क फ्रॉम होम चलता है और वो मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता है भैया। काम तो ये जो वर्क कल्चर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे वर्क हम्म, कल्चर्स नहीं होते, इनसे तो निकलना ही है, राइट। वही मेरा तो अभी ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा भैया फेब में। तो मैं वही सोच रही थी कि 4 मंथ्स का मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ फर्स्ट जॉब से। तो मैं ये वेब डेवलपमेंट से कोर्स से मैं दूसरी जगह अप्लाई कर दूँ।
ठीक है, देखो अब देखो आपको जो वहां से जो एक्सपीरियंस मिला है ना, वो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा काउंटेबल चीज होगी, बिकॉज आपने कुछ काम किया नहीं उसके अंदर, आपने सिर्फ यस ट्रेनिंग लिया। इवन जो टिकट भी असाइन हुई है वो वहां पे उनके किसी काम की नहीं है, मतलब जो भी आपने काम यहाँ पे सीखा वो ज्यादा उनके किसी और के काम का नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बहुत बड़ी चीज होगी वो चीज, एक्सपीरियंस की वाली बात। तो जो ज्यादा बड़ी चीज है वो ये है कि आपका एक्सपीरियंस कितना आप गेन कर रहे हो इस कंपनी में रहते रहते, और साथ में आपका जो पैरेलल में आप जो कोर्स कर रहे हो उससे आप कितना चीजें लर्न कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। मुझे लगता है वो ज्यादा मैटर करेगा बजाय इसके कि आप उस कंपनी में कितनी ट्रेनिंग लिया आपने। मुझे लगता है ज्यादा फोकस आप इस पे करो, ठीक है, जो भी रिएक्ट की क्लासेस मिस हो गई है उनको करो, अभी भी उसके अंदर टाइम है, डोंट वरी, काफी दिनों तक आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहने वाले हैं। सिर्फ रिएक्ट ही मिस हो गई थी भैया। रिएक्ट को सीखो। कॉलेज में भी मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, बिकॉज हमारे कॉलेज में कोई लाइक ऐसा नहीं थे कि बच्चे हमें प्रोत्साहित करे और बताए कि ये सब था। यार मेरे कॉलेज में भी नहीं थे, मैं सही बता रहा हूँ, जबकि हमारा टीयर 1 हाँ। कॉलेज था, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा बच्चे बच्चे की सीनियर्स बच्चों को बता रहे हैं कि ये करो, ऐसा कुछ नहीं था। माहौल माहौल नहीं होता है वो, तो अंदर से लानी पड़ती है सारी चीजें, तो खुद हाँ क्यूरियोसिटी भैया। लानी पड़ती है, खुद तैयारी करनी पड़ती है। टीयर 3 कॉलेज काफी सारे बच्चे हैं यहाँ पे, लेकिन हैकाथॉन्स जीत रहे हैं, ठीक है, काफी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मेरे साथ भी काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो फर्क नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से हो, लोग कर लेते हैं। अब आप जहां पर हो ना, आप जिस स्टेज पे हो, आप उस स्टेज से बस यही सोचो मुझे कि आप मुझे आज के दिन क्या करना है, डेली टास्क बनाओ अपने, और उन टास्क को डेली कंप्लीट करने का ट्राई करो। जो चीज कंट्रोल में नहीं है ना उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, यस भैया। ठीक है। प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहोगे, आपका प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो इंप्रूव होता रहेगा, तभी आप इस कंपनी से बाहर निकल पाओगे, बिकॉज ऐसे टाइप के कल्चर में ग्रो नहीं हो पाते लोग। यस भैया, वही सोचा हूँ। तो यस, बस थैंक यू मेहनत करो भैया। यार बस। Okay. थैंक यू भैया। उत्तम। और इस टाइप के कल्चर में काफी सारे लोग होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है, और वहां से निकलना ही है। प्रोडक्ट बेस्ड हेलो। कंपनीज के अंदर यूजुअली ऐसा नहीं होता। हाँ प्रीतम बोलिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर भैया सब। Same to you, Preetam। 23। हाँ, तो मैं आपका कोर्स जब फर्स्ट लॉन्च हुआ था, मतलब जब वीडियो है, उस वीडियो को ही मैं करीब 30 बार से ज़्यादा देख चुका था। मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड था, मैं इसीलिए कोर्स दिया। तो मैं कर रहा हूँ कोर्स, कुछ कुछ वीडियोस अभी लेफ्ट आउट हो गए, जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह, कुछ कुछ मैं उसको मेकअप कर लिया हूँ ये वीक में, और भी कुछ कुछ बाकी है, जैसे लास्ट में जो नोट जैसा आपने करवाया है तो मैं कर रहा हूँ। बढ़िया। तो यही है। और प्रोजेक्ट, और भैया एक बात है कि मतलब यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स करवाए मतलब गए हैं अभी तक, तो वो तो हेल्पफुल है ही बहुत ही, मतलब लेकिन कुछ कुछ ऐसा मतलब पार्ट है जो कहीं अटक रहा है जाके, मतलब तो मैं देख रहा हूँ बार बार लेक्चर्स, लेकिन फिर भी मतलब वो कहीं पे जाके फिर क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? यार उसके लिए सिंपल हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर बात करो आप। हाँ, डिस्कॉर्ड में मैं हूँ। यस यस, आई एम डिस्कॉर्ड देयर। पे जस्ट आस्क योर डाउट्स, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये चीज क्लियर नहीं हुई, मुझे दिखेगा, मैं बता दूंगा। मैं भी काफी लोगों की हेल्प कर देता हूँ, और भी बाकी सारे लोग भी आपकी हेल्प कर पाएंगे इस तरीके से। मे बी डू अ गूगल सर्च, अगर डिस्कॉर्ड पे नहीं मिल रहा है कोई चीज, तो मतलब ऐसे नहीं करना कि ये चीज नहीं समझ में आ रही तो बस बैठ गए कि चलो हटाओ। सर्च करना है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर लर्निंग, ठीक है। एक यस टेक्निकलिटी के बेस पे आप उस लर्निंग यस। को नहीं छोड़ सकते। और भाई इसके बाद हम लोग को जैसे मतलब कोर्स में ओवरव्यू में दिया गया है कि हम लोग का अभी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, फर्स्ट और सेकंड। अभी वही बताया मैंने, हाँ। और भाई ये जो कोर्स का मतलब एक्सेस है, ये मतलब, और एक जो इशू आ रहा है कि मतलब जो कंप्लीशन है वो मतलब नहीं एक्चुअल, ये मतलब सारे वो ये क्वेश्चन ना नहीं। आप डिस्कॉर्ड पे पूछना, क्योंकि आप रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर एवरीवन्स टाइम यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू भाई, ठीक है भाई। ओके। हेलो हाँ सत्यम बोलिए। भैया, ये मेरे को मोंगोडीबी में डाउट है। उसमें मेरा यूजर का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और मैसेज भी आ गया। हम्म। मेरा डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश, हाँ। लेकिन जब मैं डेटा जो यूजर का डेटा डाल रहा हूँ डेटाबेस पे, हम्म। तो एरर आ रहा है। मैंने बहुत सर्च किया और डिस्कॉर्ड पे भी पूछा। डिस्कॉर्ड पे भी और भी बहुत लोगों को डाउट आया है, और किसी ने इससे पहले भी पूछा था, जो 24 हुई थी सेकंड में क्लास देख लेता उसमें। हूँ आपको क्या एरर आया और है, डिस्कॉर्ड पे भेजा है वो। हाँ, भेज किसी और ने भेजा था, उस पर मैंने रिप्लाई किया था, पूछा था। डाउट्स फॉरम के अंदर ये हाँ, क्या मैं एरर रिलेटेड टू ये मोंगोडीबी, हाँ हाँ भैया, यही वाला है। इसी में जो लोग बातें कर रहे हैं इसके अंदर ही।
हाँ क्या रह रही है? mongoose operation insert one buffering timed out error. हेलो, अच्छा, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो। अब आ रही हाँ, मैं कह रहा था कि मोंगो डीबी ये जो एरर है इसको आपने नेट पर देखा कि क्यों आता है ये एरर? हाँ सर, बहुत देख लिया, 10-12 सोल्यूशन भी ट्राई कर लिए, नहीं हुआ। और एक दोस्त से भी पूछा जो करता है, उसने भी बताया था, थोड़ा चेंज किया था मैंने, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ सर। तो आपने जो हमारा वाला कोड है एग्जैक्ट वही कोड उठा के आपने लिखा हाँ, उसको, वही कोड एकदम आप अपना हटा के आपका भी कॉपी पेस्ट किया मैंने। तो उसमें भी सेम एरर आ रहा है? हाँ, एक तो वो भी होता है मैंने एक एक वो भी तो होता है इशू मोंगोडीबी के अंदर, लेकिन वो एरर आपका है नहीं कि कई बार ना नेटवर्क एक्सेस के अंदर आईपी एड्रेस नहीं डाल रखा होता आपने, वो ठीक किया आपने? मोंगो आईपी एड्रेस तो वही है सर, और मतलब ऑल everyone। एवरीवेयर 0.0 वाला हाँ, ना? यस, यही और भी लोगों का एरर, है मतलब। एग्जैक्ट सेम यही एरर आपका? हाँ, यस सर, सेम एरर। यही एरर कि एरर ऑपरेशन टाइम्ड आउट हो रहे हैं, ऑपरेशन बफरिंग टाइम्ड आउट ये लिखा रहा है आपके में है। हाँ, चलो ठीक है, मेरे को कभी ऐसा एरर आया नहीं तो इसलिए मेरे को पता नहीं कि ये एरर किस लिए आता है। मैं 2-3 सॉल्यूशन जो आपको बताए हैं वो भी आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो नेट पे देखना पड़ेगा ये अल्टीमेटली तो। हाँ भैया, फिर आवाज चलेगी। अच्छा, मैं हाँ, दूसरे दूसरे सीन पे चले जाता हूँ इसीलिए आवाज चली जाती है। चलो ठीक है, मैं कह रहा था कि ये वाला जो एरर है ये नेट पे ही देखना होगा क्योंकि मुझे कभी आया नहीं इससे पहले ये वाला एरर। और अगर किसी किसी को आया है तो यहाँ पे लोग क्या चैट में लिख रहे हैं, रिजॉल्व आफ्टर 1 डे। हाँ, वो भी किया मैंने, वो 20 का ब्रैकेट का बताया था, वो सब हट कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। और नीचे और 3 लोगों ने भी कहा है कि उनका भी सॉल्व नहीं हुआ, और उससे पिछले एक हफ्ते डाउट में भी किस एक लड़की ने पूछा था, उसका भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, यहाँ पर दोबारा पूछो ठीक है, और देखते हैं लोग बातें क्या करते हैं, ठीक है? ठीक अपना है, जो भी, ओके। भैया बात चली। मैं कहता इस वाले क्वेश्चन को दोबारा पूछ लो उधर, ठीक है? अपना जो भी एरर आ रहा है आपका ठीक वो है, एरर का स्क्रीनशॉट लेके डालो उधर और दोबारा पूछो उधर, देखते हैं क्या आता है। ओके भाई, मैं भी देखता हूँ उसको, ठीक है, डोंट वरी। ओके भाई, थैंक यू। तो एरर को नहीं आने देंगे हम। चलो ठीक है। It causes, अच्छा हेलो भैया। प्रॉमिस की वजह से एरर आ रहा है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, हो सकता है प्रॉमिस की वजह से हो, बिकॉज आप हेलो भैया। वेट ना करो। हाँ आशीष रुको 1 मिनट। भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज तो आ रही है। हेलो, बाकी लोगों को हाँ भैया, आ रही आ रही है? आ रही आवाज। हाँ बोलिए आशीष, हाँ, बोलिए आप। तो हाँ भैया, अभी तो मतलब हम लोग का डेवलपमेंट अब तो प्रोजेक्ट का बाकी है अब वही। तो रिएक्ट में भैया अभी तो प्रोजेक्ट कोई अभी बना नहीं है। तो आपसे नहीं बना? मतलब यस। आपने वो न्यूज ऐप नहीं बनाया अभी तक? न्यूज ऐप, नोट्स ऐप कुछ भी नहीं बनाया? नहीं, वो तो बना लिया मैंने। हाँ बढ़िया। बाकी जैसे कि लिनक्स जैसा वो, जैसे कि हमारा नेटफ्लिक्स जैसा वेबसाइट हम्म, वैसा बनाना है। बना लो, क्या दिक्कत है? ओके। और भैया जैसे कि आप जो प्रोजेक्ट क्या एक बनवाएंगे। सेकंड, बनाने में क्या जा रहा है? बनाने में क्या जा रहा है? बना। नहीं नहीं, बनाने, जो आप प्रोजेक्ट बनवाएंगे तो उसका हम अपने रिज्यूमे में उसको लगा सकते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली लगा सकते हैं, लेकिन पहले खुद भी बनाना, साथ में मेरे साथ साथ खुद भी हाँ, बनाते रहना, ओके। ठीक है? तो और हाँ, फुल फ्लेजेड अपन बनाएंगे फुल स्टैक एप्लीकेशन, तो वो तो आप उसके साथ फिर कुछ भी बना सकते हो आप फिर। नेटफ्लिक्स ओके। बनाना है, हॉटस्टार बनाना है, जो मर्जी बनाना है बना लेना उसके बाद। और भैया मेरा मतलब एक डाउट है, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ। हम्म तो जैसे कि अभी तो मैंने डीएसए मतलब आपके जो यूट्यूब पे चैनल था तो उससे मैंने डीएसए किया था। हम्म तो उसके बाद आपने वेब डेवलपमेंट लॉन्च किया तो वेब में करने लगा। तो मैं मतलब मेरा फोकस ये है कि मैं मतलब अभी तो मेरा जनवरी के लास्ट तक मेरा एग्जाम है सेमेस्टर का। तो मैं अब अप्रैल तक इंटर्नशिप करना चाहता हूँ।
ठीक है। तो हाँ, तो मेरा थर्ड ईयर में फोकस रहेगा क्या, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट में लेके चलता रहूँगा, और मेरा डीएसए पूरा थर्ड ईयर तक चलेगा, फाइनल ईयर तक, तब तक मेरी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, कंपनी मेरी आने लगेगी कॉलेज में और इधर उधर। तो क्या मेरा ये सही है, सही है रोड मैप? ये बढ़िया है, हाँ बढ़िया रोड मैप है। मुझे कुछ ओके भी भैया, नहीं लग रही, क्योंकि कंपनी को ही मजा आएगा आपका रेज्यूमे देख के जिसमें इंटर्नशिप भी लगी हुई है। ओके। क्योंकि भैया अभी तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड से तो कोई आईटी में था नहीं, तो मेरे मतलब फैमिली में डोंट वरी, मेरे पूरे एरिया में कोई नहीं था। ठीक है, ओके भैया, ठीक है, निकलते हैं लेकिन ऐसे थैंक नहीं। ओके। ओके। मेरी फैमिली में आज तक ग्रेजुएशन नहीं करी थी किसी ने। हाँ, हेलो बोलिए आप। भैया, मैं अभी 5th सेम में हूँ। अभी तक मेरा एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है, जिसके थ्रू मेरा 8 का सीजीपीए बन गया है। तो उसमें लेकिन मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं आता उतना। तो इंटरव्यू में कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर क्या से मेरे को पता? यार आपको कंप्यूटर, डीएसए आती है? आप कौन सा हाँ। कोर्स कर रहे हो पहले? क्या भैया? आप कौन सा कोर्स कर रहे हो कॉलेज में? कॉलेज में कौन सा अभी कॉलेज? तो आपका करता हूँ और 5th सेम में हूँ, जिसमें पाइथन है और कंप्यूटर नेटवर्क, मैं बोल रहा हूँ बीसीए बीटेक क्या कर रहे हो? बीटेक। बीटेक कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, फिर तो कंप्यूटर रिलेटेड ऐसे थोड़ा ना आपसे पूछेंगे, आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी कौन सी लैंग्वेज स्ट्रांग है, उसके अंदर डीएसए करो, साथ में प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। इसके अलावा क्या डाउट है आपका? कंप्यूटर सब्जेक्ट है भैया, मैं बहुत देखता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएम इन सबसे क्वेश्चन अच्छा, पूछते हैं। और आप ये बोल रहे हो, ओके ओके ओके, आप बोल रहे हो कि हाँ, ये जो, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं बोलते इनको, हम बोलते हैं मैं नाम भूल गया एग्जैक्टली, लेकिन कुछ और ही बोलते हैं इनको। तो उन उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या पूछते हैं, तो उसके अंदर 4 चीजें आती हैं आपकी: डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, और थोड़ा बहुत आपसे पूछते हैं सिस्टम डिजाइन। ठीक है, लेकिन ये हाईली डिपेंडेंट ऑन कंपनीज है, किसी किसी कंपनी में पूछते हैं, किसी किसी में बिल्कुल नहीं पूछते हैं। आपकी इंजीनियरिंग के दौरान में आपको ये करा देते हैं सारी चीजें। वैसे इवन हमारा जो पिछला डीएसए कोर्स था उसके अंदर मैंने ये सारे सारे टॉपिक कवर किए थे। तो ये सब आपको मिल जाएंगे नेट के ऊपर, डोंट वरी। आई मीन इसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जज किया जाता है वो डीएसए के बेसिस पे जज किया जाता है। आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कमजोर हो लेकिन डीएसए आपके राउट कंप्लीट हो गए तो उतना ज्यादा जज नहीं करेंगे आपको इन सब के बेसिस पे। लेकिन हाँ, ये सब आपकी इंजीनियरिंग के अंदर होगा सब्जेक्ट ना आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का। यस, ऑनलाइन हुआ है तो मैं मिस कर दी हूँ, मतलब ऑनलाइन होता तो डोंट वरी, कॉलेज की पढ़ाई से कुछ होना भी नहीं होता, कॉलेज की पढ़ाई से नहीं निकल रहे होते आपके इंटरव्यूज, वो यस। पढ़ना खुद ही होता है। तो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कॉलेज के ऊपर मत डालो, ये सारी चीजें खुद ही पढ़नी होंगी ये सब चीजें। ओके, थैंक यू। यस, कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स कहते हैं इनको। यस, ठीक है, यू कैन ड्रॉप आउट नाउ। थैंक यू। मैं क्लिक नहीं कर पा रहा नरेश के ऊपर, लेट मी रीलोड। हाँ नरेश बोलिए। भैया मैं अभी 5th सेम में हूँ, और मेरा डाउट ये था कि भैया मैं आपका लेक्चर तो देख रहा हूँ और साथ में कोड भी कर रहा हूँ, बट भैया आउटपुट ज्यादा नहीं निकल पा रहा भैया, तो कैसे मैनेज करें भैया? उनकी आउटपुट नहीं निकल पा रहा है एज इन? मीन्स भैया लेक्चर देखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है और साथ साथ कोड करने में। ठीक है, तो टाइम का करना क्या आपको, मैं समझ नहीं आ रहा, कॉलेज के स्टूडेंट हो आप, आपको यस करना भैया, क्या है इसके मैं अलावा साथ में coding के अलावा? डीएसए भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डीएसए भी करो, अच्छी बात है। हाँ भैया। इशू कहाँ पे आ रहा है? आपको डीएसए भी करना है, आपको पढ़ना भी है, और पढ़ने के अलावा कहीं और टाइम लगाना है आपको? नो भैया, फिर तो भैया डीएसए मीन्स मैं लेक्चर देख रहा हूँ आपका, उसमें ज्यादा टाइम मतलब लग जा रहा है भैया, तो यार अब अगर मैनेज नहीं आपको, कर पा रहा। अगर आपको अल्टीमेटली वो चाहिए कि मेरा कंपनीज में रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, तो टाइम तो लगाना पड़ेगा ना उसके लिए अपने को, अगर डेवलपमेंट सीखनी है तो। यस भैया, तो मुझे समझ नहीं आया अभी भी आपका क्या इश्यू है इसके अंदर। मीन्स भैया मैं साथ साथ कोड कर रहा हूँ और लेक्चर भी देखता हूँ मैं आपका। ठीक है, उसमें मीन्स सपोज भैया 2 घंटे का क्लास है ना भैया, तो उसमें मीन्स मेरा 4 से 5 घंटा लग जा रहा है भैया। जो कि लगना भी चाहिए, अच्छी बात है वो तो। यस भैया, तो ये मुझे जी लगा भैया लगना, ज्यादा। नहीं 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 भाई, मैंने अपने कॉलेज के दौरान में मैंने
10-10 20-20 घंटे तक भी कभी कभी डेवलपमेंट करिए पूरे दिन बैठ बैठ के। और इवन यस आई एम भैया, श्योर कि काफी सारे बच्चे आपके बैच के भी होंगे, पूछ के देखना, जो लगे यस रहते भैया, होंगे पूरे पूरे 10-12 घंटे तक, ठीक है, और डेवलपमेंट भी कर यस रहे होंगे, डीएसए भी कर रहे होंगे। तो इट्स नॉट यस भैया, अ बिग डील कि 4 घंटे आप लगा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ यस में पढ़ने में ध्यान नहीं लगाओगे तो और किस में लगाओगे, यस भैया, ठीक है। थैंक यू भैया। कौन कौन है यहाँ पे इस कोर्स में जो 6 घंटे से ज्यादा लगा रहा है डेली के अभी भी डीएस डेवलपमेंट करने में? हाँ निखिल बोलिए आप। हेलो भैया। हाँ बोलिए। भैया एक्चुअली मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें कार्ड जैसे कार्ड डेक खेलते हैं ना, तो उसमें जैसे 6 प्लेयर्स हैं, तो वो 6 लोग मतलब अलग अलग जगह पे बैठे हैं। तो उसमें मतलब मैं रिएक्ट मतलब मर्ज टैग से बना सकता हूँ या फिर और भी टेक्नोलॉजी लगेगी मुझे? 6 लोग बैठे हुए हैं, लोग दिख रहे हैं उसके अंदर, ऐसा कुछ बनाया? नहीं, मतलब लोग बैठे हुए हैं, मतलब मैं तो मेरे लैपटॉप पे बैठा हूँ, अच्छा बाकी दूसरे लोग अपनी अपनी लोकेशन पे बैठे हैं। ठीक, आपने अपने बाकी लैपटॉप को खोल के बैठे हो, आपके डेस्कटॉप ऐप को खोल के बैठे हैं, ठीक है। हाँ, वो जो पेज है वो सबके डेस्कटॉप पे दिखेगा और रियल टाइम में अपडेट होगा सबके पेज पे, हाँ, रियल टाइम में अपडेट ठीक है। होगा। तो उसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी आपको। Socket.io एक टेक्नोलॉजी है, वो पढ़नी पड़ेगी। वो रियल टाइम में सब जगहों पे डेटा अपडेट करने काम में आती है, और वो एक जगह एक साथ सब जगह कनेक्शन खुले होते हैं उसके अंदर, वो पढ़ना होता है। इवन गेम डेवलपमेंट के अंदर भी सॉकेट जैसी कुछ टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ो, वो हम यहाँ नहीं देख रहे होंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पे एक बनाया भी था, एक एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन, उनकी हेल्प ले सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं किसने बनाया था। Socket.io यूज किया गया था उसके अंदर भी, तो वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। चैट एप्लीकेशन ही तो हो गया, किसी ग्रुप चैट ही तो बना रहे हो, ग्रुप चैट वाला ही सीन हो गया ना, क्योंकि 6 लोग बैठे हैं अपने अपने लैपटॉप खोल के, और एक ने जो भी मैसेज लिखा वो सबके पास जा रहा है, 6 के 6 लोगों के पास जा रहा है। हाँ, जैसे मैं यहाँ से जैसे कार्ड शफल कर रहा हूँ तो जैसे 52 पत्ते होते हैं उसमें, तो वो मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो राइट वो राइट। कैसे क्या होगा? हाँ तो वो एक्चुअली वही है, रियल टाइम डेटाबेस में अपडेट हो रहा है, और सबके पास डेटा दिख रहा है, राइट। तो वहां पे सॉकेट लग रहा होता है, बिकॉज वहां पे एक वेब सॉकेट लगना जरूरी है, ताकि बिना किसी एक्शन के भी उसको वेब हुक की तरह रिस्पॉन्स मिल जाए यूजर को, राइट। क्योंकि जो दूसरे एंड पे यूजर बैठा है वो रिफ्रेश बटन थोड़ा ना दबा रहा, उसको सीधा दिख रहा है, हाँ, वो तो रियल टाइम में ही अपडेट हो रहा है तो डेटा। अपडेट हो रहा है तुरंत। तो अपडेट होने के लिए ऐसे जगहों पे वेब सॉकेट लगना होता है, उसके लिए Socket.io एक बहुत सही टेक्नोलॉजी है, यू कैन लर्न अबाउट दैट, ठीक है। ओके भैया, ये ट्राई करता हूँ मैं, अगर दिक्कत आएगी तो पूछूंगा ट्राई करो, डिस्कॉर्ड पे। बढ़िया चीज है ये तो। और किसी में बनाया भी था चैट एप्लीकेशन, उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लोग ओके भैया। अच्छी बात है, पढ़ रहे हो आप, कोर्स कर रहे हो पूरी, और काफी टाइम दे रहे हो आप। आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है भैया। आ रही है, बोलिए सुदीप्ता। हाँ भैया, भैया आपका जो कोर्स चल रहा है वो अभी ठीक ठाक ही चल रहा है, हाँ और बीच में जो आप गैप दिए थे उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और बीच में इंटरनल भी आया था मेरा एग्जाम का, मतलब कॉलेज का। तो जो आपका 2 घंटे का कोर्स रहता है, तो पहले भी कोई एक बोल रहा था कि मतलब 4 घंटा रहता है लग रहा है कोर्स, मतलब प्रैक्टिस करना और वीडियो देखने के लिए। तो मेरा तो 4 घंटे से भी ज्यादा लग रहा है, मतलब 6 घंटा, क्योंकि मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर कोड कर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर ऐसे करके चल रहा है। तो एकेडमिक्स तो हो ही नहीं रहा, एकदम भी नहीं हो रहा। तो मतलब एकेडमिक्स लास्ट को तो भूल जाओ। एकेडमिक्स तो आपको जब कॉलेज में एग्जाम आ रहा होता है तब उससे एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है। एकेडमिक्स डेली तो नहीं करना होता, तो डोंट टेक एकेडमिक्स इनटू दिस पिक्चर। हाँ भैया, किंतु वही है कि मतलब इंटरनल का जब रिजल्ट आया, हाँ वो प्रोफेसर लोग बोल रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि इतना मार्क्स कम आया है कि क्या हो गया, मतलब परसेंटेज कम हो जाएगा तो कंपनी नहीं मिलेगा। ऐसे भी हम लोग का टियर 3 कॉलेज है, तो बोले ऐसे भी कॉलेज इधर आएंगे नहीं, तुमको बाहर ही जाना पड़ेगा, और परसेंटेज कम आएगा, तुम बीसीए से हो, तुम्हें मिलेगा नहीं कंपनी, तो ऐसे ये कुछ। बताओ तुम्हें इशू कहाँ पे आ रहा है? मुझे इशू यहीं पे आ रहा है कि मतलब मतलब अभी ये जो कोर्स जब स्टार्ट हुआ हाँ। तब से एकेडमिक्स में कुछ हुआ नहीं है अभी तक, उससे बस पहले यही सब चल एकेडमिक्स रहा है। आपका एकदम बढ़िया चल रहा था, टीचर एकदम खुश थे आपसे, एकदम सही परसेंटेज वाइज ऊपर उठ रहे थे तुम।
हाँ मतलब ठीक ठाक चल रहा था। बस इस कोर्स की वजह से तुम्हारा एकेडमिक्स कोर्स की वजह से नहीं, मतलब सर लोग बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो कि तुम कुछ ये खराब नहीं चीज कर रहे, इसकी टेंशन मतलब कुछ किसी गलत जगह पर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तुम्हारा, ठीक है। एकेडमिक्स उसकी वजह से हैम्पर हो रहा है, वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम एक्स्ट्रा मेहनत, अब तुम 2 घंटे कम सो और उसमें 2 घंटे लगा दो एकेडमिक्स के ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी बकवास जगह पर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तुम लर्न कर रहे हो कुछ, मुझे प्रॉब्लम अभी भी समझ में नहीं आ रही है। एकेडमिक्स में स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है तुम्हें कि एकेडमिक्स तुम्हारा वहां पे वीक हो रहा है। एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब पहले अच्छा था तो अब भी अच्छा हो सकता है, बस तुम्हें टाइम, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कैसे टाइम मैनेज करूँ, मैं यही टाइम पूछ एक्स्ट्रा रहा हूँ। लगाओ, बस मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जब चीज चाहिए कुछ लाइफ में अलग चाहिए तो अलग मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते आप मेरे से कि भैया मेहनत भी नहीं करनी मुझे और वो चीज पानी है, ये नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू पुट इन द वर्क, तभी मिलती है वो चीज। देयर आर नो शॉर्टकट्स, आपको कोड भी करना पड़ेगा, आपको सीखना भी पड़ेगा और आपको सीख सीख के अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, साथ में एकेडमिक्स भी इंप्रूव करना पड़ेगा जिससे कि कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो पाओ, ठीक है। नो शॉर्टकट्स, पहले हो रहा था अब नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने बीच में ये डाल दिया, कोर्स डाल दिया है। टाइम कम मिलेगा ऑब्वियसली, टाइम ज्यादा लेके आओ कहीं से भी, 24 घंटे ही है सबके पास, आपके पास भी है मेरे पास भी है, निकालो 24 घंटे में से कैसे भी करके। और मतलब सीजीपीए मैटर करता है कि भैया, मतलब लास्ट में जाके? करता है, काफी सारी कंपनीज देखती हैं सीजीपीए को, ठीक है। काफी सारी कंपनीज देखते हैं सीजीपीए को और सीजीपीए को ऊपर रखने का ट्राई करो, 8 से ऊपर तो रखो ये कम से कम। ठीक है भैया। ओके ठीक है, अब हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नहीं लेते हैं, कल से हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी के भी कुछ भी डाउट्स अगर रह गए हो तो डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हैं। एंड विद दैट 1 जनवरी आप लोगों के साथ स्पेंड की हमने और मजा आया होगा आपको, ठीक है। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। 1 जनवरी को ऐसा होता है ना कि 1 जनवरी को जो अच्छा काम करते हो फिर पूरे साल तक अच्छा अच्छा काम होता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही एक अपनी थ्योरी बना के रखनी है हमें और अच्छा काम करना है पूरे साल भर, राइट, ठीक है। पूरा साल बढ़िया जाना चाहिए, पूरे साल मतलब बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अलग अलग चीज़ों पे काम करना है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय करने हैं, अब मज़ा आएगा फिर। चलो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।